अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक बहुत छोटी सी सिंपल सी बेसिक बुनियादी बात से करेंगे जो हम स्कूल में जब जाया करते थे, जब हमारी वो उम्रें होती थी तो हम स्कूल में सबसे पहली बात जो सीखते थे या अपने पेरेंट्स से जो सीखते थे या जो अपने बुज़ुर्गों से सीखते थे वो ये होता था कि झूठ मत बोलो, और अगर कोई बात कर रहे हो तो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बात किसी ने की है। ख़ास तौर पे दूसरे शख्स के हवाले से तो बिल्कुल ही कोई बात नहीं करनी चाहिए अनलेस आपके पास उसका जवाब मौजूद हो कि हाँ भाई मैंने शिफा को ये बात कहते सुना था, तो फिर आप शिफा के बारे में ये कह सकते हैं कि हाँ भाई शिफा फ़लाँ जगह पर ये बात कर रही थी, तो इस सूरत में ये झूठ नहीं होगा। उसके बावजूद अगर कोई आपको चैलेंज करेगा तो आप उससे यही कहेंगे कि मैंने शिफा को ये बात करते यहाँ सुना था, वहाँ पर ये लोग मौजूद थे, इनसे आप चेक कर सकते हैं, अगर शिफा डिनाई करेगी। लेकिन होता क्या है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी कि हम किसी के हवाले से कोई बात सुनते हैं, वो वहाँ देखा गया था। अब वो वहाँ किसी भी मकसद से देखा जा सकता है, लेकिन हम उसको बना देते हैं कंट्रोवर्शियल, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, क्वेश्चन मार्क्स डाल देते हैं कि वो शख्स वहाँ था तो ज़रूर कोई उसमें घपला कर रहा था, वो उसका उस दफ्तर में क्या काम, वो वहाँ जाके क्यों बैठा हुआ था, वो उन लोगों से क्यों मिल रहा था। तो हम बहुत सी चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क्स उठा देते हैं। फिर होता क्या है, होता ये है जो आज की सुबह की बड़ी खबर है, और वैसे तो उस खबर के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। मेरे हाथ में ये सारा एक फड़फड़ा है कागजात का, लेकिन झूठ के जो है ना वो पाँव नहीं होते, और झूठ कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर एक्सपोज हो जाता है। झूठ कहीं जा नहीं सकता चल के, झूठ स्टेज देयर, और झूठ जो है वो आपके सामने भी आ जाता है। अगर आप किसी शख्स के बारे में कोई बात करेंगे या किसी और को मलाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो झूठ कभी ना कभी ज़िंदगी में आपके सामने आएगा। और वो कहते हैं ना कारमा, तो वो कारमा भी एक टर्मिनोलॉजी है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आप अगर किसी को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं या आप किसी के हवाले से कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको उसका ब्रंट जो है वो फेस करना पड़ेगा और आप एक्सपोज हो जाएंगे। ये आज की एक जो बहुत बड़ी खबर है वो ये है, और इससे बहुत सारे सवालिया निशान हमारे जस्टिस सिस्टम के हवाले से भी उठते हैं। बहुत से लोगों के इसी किस्म के डिफेमेशन के केसेस जो हैं वो हमारी अदालतों में भी पड़े हैं, लेकिन उनका फ़ैसला कुछ का हो जाता है, कुछ में बड़ा टाइम लगता है, कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स बना दिए जाते हैं जो पार्टीज़ होती हैं दोनों उनकी तरफ से। तो हमने कभी उस तरह से इफ़ेक्टिवनेस डिफेमेशन लॉज़ की पाकिस्तान में नहीं देखी जैसे कि बरतानिया में होती है डिफेमेशन लॉज़ की या दीगर ममालिक में होती है। और क्योंकि मुझे एक छोटा सा तजर्बा मेरा ये था कि मैंने वहाँ पर जाकर जब तालीम हासिल की तो हमने मीडिया की टर्मिनोलॉजीज़ में ऑफकॉम एक इदारा है उसके बारे में पढ़ा। ऑफकॉम इनका बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इस चीज़ का तयन करता है कि ये चीज़ अगर आपने टीवी पे मीडिया पे कही है और अगर ये ठीक है तो ठीक है जाने दें, अगर ठीक नहीं है, इसमें किसी किस्म का झोल पाया जाता है, आपने किसी को मलाइन करने के लिए बुरी नीयत से किसी के बारे में कोई इल्ज़ाम लगाया है विच यू कैन नॉट स्टैंड ऑन, उस इल्ज़ाम पे आप खड़े नहीं हो सकते, आपका ग्राउंड आप लूज़ कर जाएंगे, तो फिर ऑफकॉम वहाँ पर एक्शन में आता है। और ऑफकॉम के बड़े सख्त रूल्स हैं, बड़े सख्त कवानीन हैं। इवन पाकिस्तान के भी बड़े बड़े चैनल जो हैं एक दूसरे को वहाँ जाकर बरतानवी ज़मीन पर बरतानवी अदालत में बरतानवी ऑफकॉम के कवानीन के मुताबिक जो है वो सू करते हैं, और जाहिर है उनको बड़े बड़े जुर्माने भी होते हैं क्योंकि वहाँ का वो वाला जो निज़ाम है, वो वाला लॉ है, बड़ा इफेक्टिव है। आज की ताज़ा खबर नाजरीन ये है कि बल्कि ठहर जाएँ, थोड़ा सा और इंतज़ार करें, मौसम आपको पहले बताऊंगी फिर इस ताज़ा खबर पे आऊँगी। ये जो तकरीर तमहीद मैंने बांधी है ये क्यों बांधी है ये आपको थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन मौसम क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में बड़ा गर्मा गर्म रहता है तो मौसम की तरफ पहले ले जाती हूँ, क्विकली आप लोग को बताती हूँ कि आज मौसम क्या रहेगा। और हम अगर आगाज़ करें कहाँ से, इस्लामाबाद से, दारुल हुकूमत से आगाज़ करें तो हमारे पास जो दर्ज हरारत है कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर जी उसके बाद है लाहौर में कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर जी उसके बाद आता है कराची, कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। उसके बाद क्वेटा, पिशावर के कम से कम पिशावर है 21 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में क्वेटा की तरफ अगर हम चलें कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हमारे शहरों के 5 बड़े शहरों की जो है दर्ज हरारत की सूरत हाल होगी। अब आते हैं उस कागज़ पे जो मैंने अपने आगे यहाँ पर रखा हुआ है। ये फड़फड़ा है जी, इंटरनेशनल कोर्ट का ऑर्डर है, मतलब बरतानवी कोर्ट का ऑर्डर है और क्वींस बेंच डिवीज़न है इन द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस क्वींस बेंच डिवीज़न, ये कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन इसमें भी आने से पहले मैं आपको अपनी ट्वीट दिखाती हूँ जो कल रात मैंने वो ट्वीट की थी। और वो ट्वीट मैंने क्या की थी दिखाई जी,
वो वाली ट्वीट है जिसपे कि एन एम्बेरसमेंट इज़ अबाउट टू अनफोल्ड इन लंदन टुमारो। ये वाली जो ट्वीट थी, इस पे कल जब मैंने ये ट्वीट कर दी तो बड़े चमगोइयाँ शुरू हो गई। शिफा ने क्या ट्वीट कर दी है, क्या नवाज शरीफ साहब के हवाले से नवाज शरीफ साहब का वीज़ा मनसूख हो रहा है, क्या पासपोर्ट का कोई इशू बन गया है, क्या वापस आ रहे हैं, वगैरह वगैरह चमगोइयाँ शुरू हो गई। लेकिन ये चमगोइयाँ नवाज शरीफ साहब के सामने के हवाले से नहीं थी, ये चमगोइयाँ थी जी एक वीडियो का पैगाम आपको दिखाते हैं, आपको पता चल जाएगा किसके हवाले से थी। वीडियो सुनाएं जी। 6 और 7 दिसंबर 2019 को अपने YouTube चैनल, अपने फेसबुक पेज और अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शाया की, जिसमें मैंने इस बात पर जोर दिया कि सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, जो कि आम तौर पर जुल्फी बुखारी के नाम से जाने जाते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के साथ मिलकर एक करप्ट प्लान के तहत न्यूयॉर्क में वाक़या रोजवेल्ट होटल को कम कीमत पर फरोख्त या हासिल करना चाहते थे। ये इल्जामात गलत और झूठे थे, जैसा कि मैं अब समझती हूँ कि जुल्फी बुखारी रोजवेल्ट को बेचने या हासिल करने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान के साथ किसी भी करप्ट प्लान में शामिल नहीं थे। मैंने 7 दिसंबर 2019 को सैयद तौकीर बुखारी का एक ट्वीट, ये वीडियो थी नाजरीन। मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ जुल्फ़ी बुखारी किसी भी करप्ट प्लान में शामिल नहीं थे और वो जो इल्ज़ामात थे वो झूठ पर मबनी थे, बेबुनियाद थे। ये वर्ड्स थे इस वीडियो में। ये ट्वीट कर दी है रिहाम खान साहिबा की तरफ से और उनके ट्विटर अकाउंट पर, उनके आई एम श्योर सोशल मीडिया के जितने भी पेजेस हैं उस पर ये वीडियो चली गई होगी, शाया कर दी होगी। कोर्ट ऑर्डर में बेसिकली ये भी लिखा गया है कि रिहाम खान साहिबा 50,000 पाउंड जो हैं वो भी देने के लायबल हैं और उसकी अदायगी भी करेंगी। उसके ऊपर जो है मजीद ये कि ये जो वीडियो है और ये जो एक अपॉलॉजी है, अच्छा इस अपॉलॉजी को 2 लैंग्वेजेस में किया गया। बेसिकली उर्दू भी है, इसका सारा जो मतन है वो उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, और जो बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्ट है इस वीडियो की वही उनकी अपॉलॉजी है। उस अपॉलॉजी के बारे में भी कोर्ट ने ये कहा है। अब आप डिटेल देखें फैसले की और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कितनी अच्छी तरह इफेक्टिवली वो लोग समझते हैं, इसका अंदाज़ा लगाएं कि अदालत ने फैसले में ये लिखा है कि 3 कंसेक्टिव डेज तक, यानी कि 72 घंटों तक ये अपॉलॉजी रिहाम खान साहिबा के ट्विटर पर पिंड रहेगी। सो आई डोंट नो अगर हमारे यहाँ पिंड का तस्वर अभी आया है, मार्केट में है या नहीं है, लेकिन पिंड से मुराद ये है कि ऊपर सबसे जो टॉप की ट्वीट है, चाहे रिहाम खान साहिबा इसके बाद जितनी मर्जी ट्वीट्स कर लें, ये ट्वीट ऊपर सरे फहरिस्त रहेगी और ये नहीं हट सकती 3 दिनों तक। इसको वहाँ पर जिसको तो कहते हैं ना हम थंबनेल से चिपका दिया नोटिस बोर्ड पे, तो ये नोटिस बोर्ड पे थंबनेल से चिपक गई है और ये पिंड रहेगी फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, यानी कि 72 आवर्स। तो ये था जी इफेक्टिवनेस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या डिफेमेशन लॉज के हवाले से। ऑफकॉम जो अथॉरिटी है उसके हवाले से आप देखें कि एक अथॉरिटी है लेकिन टांगे कांपती हैं लोगों की जब उनको वो अथॉरिटी नोटिस भेजती है। बरतानिया में, पाकिस्तान में पेमरा है, पेमरा को होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल जो है उन अथॉरिटीज़ का सहाफ़त को रोकने या आज़ादी इज़हार राय के हवाले से ज़्यादा होता है और एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसकी रोकथाम के लिए कम होता है। तो खैर ये इनका केस था और इसी हवाले से सोशल मीडिया के हवाले से ही मैं आपको एक और ख़बर भी दे दूं। वो पाकिस्तान में है तो बड़ा इफेक्टिव, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तब। सोशल मीडिया के हवाले से वजारत आईटी, जिसको कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, उसने सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और वफाकी वजीर बरा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमीन उल हक साहब जो हैं उनका कहना यह है कि तरमीम शुदा रूल्स में पाकिस्तानी सारफीन को आर्टिकल 19 के तहत इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी होगी, किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होगी। ताहम इखलाक बाख्ता और फहश मवाद की तशहीर काबिल गिरफ्त जुर्म होगा। पाकिस्तानी सारफीन और सोशल मीडिया इदारों के दरमियान राब्तों के लिए रूल्स जो है उस बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, जबकि सोशल मीडिया कंपनियों को पाकिस्तानी कवानीन और सोशल मीडिया सारफीन के हुकूक की पासदारी करना होगी। अब अमीन उल हक साहब ने मजीद ये भी बताया कि रूल्स के तहत इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत अंगेज़ जिसको कि हेट स्पीच कहते हैं, प्रोवोक करना, किसी को उकसाना किसी जुर्म पर, फहश मवाद, पुरतशद्दुद मवाद की जो लाइव स्ट्रीमिंग है उस पर भी पाबंदी होगी। इस सिलसिले में सोशल मीडिया इदारे पाकिस्तान के वक़ार और सलामती के खिलाफ मवाद हटाने के पाबंद होंगे। और वफाकी वज़ीर IT का कहना यह भी था कि नए रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी शख्स से मुतल्लिक मनफी मवाद अपलोड नहीं किया जाएगा। इसी तरह दूसरों की निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक भी ज़ाहिर है जो मवाद होता है वो इसके साथ देखा गया, यहाँ पाया गया, वगैरह वगैरह, इस किस्म की भी जो चीज़ें हैं उस पर भी पाबंदी आयद होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सकाफती और इखलाकी रुझानात के मुखालिफ भी अगर कोई मवाद होगा जो कि बच्चों की जहनी जिस्मानी नशोनुमा और इखलाकियात तबाह करने में किरदार अदा कर सकता होगा तो उस मवाद पर भी पाबंदी होगी। और उन्होंने मजीद ये बताया कि सोशल मीडिया इदारे और
सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस तश्कील देंगे। इसके अलावा नोटिफिकेशन के इजरा के बाद सोशल मीडिया इदारों पर जल्द अज जल्द पाकिस्तान में दफातर खोलना भी लाजिम होगा। अब ये एक ऐसा सवालिया निशान है कि जिसके हवाले से लोग फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या वो दफातर वाकई पाकिस्तान में खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, क्योंकि देखें उनका कुछ इंसेंटिव आप उनको ऑफर करेंगे, कुछ वो आपको ऑफर करेंगे, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए दोनों के लिए। वो क्यों पाकिस्तान में आके अपने दफ्तर खोलेंगे अगर अभी तक उनको हमारी मार्केट में वो लुक्रेटिवनेस नज़र नहीं आई है कि उनके दफ्तर यहाँ होने चाहिए थे, तो आगे आप उनको क्या ऑफ़र करें? आप तो उन पर मज़ीद पाबंदी आयद करने का मुतालबा उनसे कर रहे हैं, तो ये देखना होगा कि क्या वो दफातर यहाँ पर खोलते हैं कि नहीं। लेकिन इसके अलावा जो कवानीन हुए हैं और जो रूल्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2021, वो मैंने आपको सुनाया कि वो क्या है। तो ये है नाजरीन, अब ज़रा होशियार हो जाइए, ख़बरदार हो जाइए और ख़याल से लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में ट्वीट्स कीजिए, पोस्ट कीजिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर अपनी वीडियोस वगैरह, क्योंकि अब जो है नज़र जो है वो आप पर होगी इन रूल्स के हवाले से और आप पकड़ में आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी वैसे इखलाकी तौर पर भी हमें किसी के हवाले से कोई ऐसी फजूल किस्म की अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए, किसी की पर्सनल लाइफ में इन्वेड नहीं करना चाहिए, प्राइवेसी का ख्याल रखें औरों की। तो ये चीज़ें तो कुछ वैसी ही बुनियादी चीज़ें ये हमें होनी चाहिए, इसके लिए कोई कानून बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें इस पर भी कानून बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है तो फिर हम और आप बेहतर समझ सकते हैं कि हम पस्ती के किस मकाम तक आ चुके हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और एक और तनकीद हुई है और वो तनकीद भी बरतानिया से हुई है। बरतानिया के जो शहजादा विलियम है नाजरीन, उनके हवाले से ये बयानात सामने आए हैं कि उन्होंने खलाई दौड़ में शामिल जो अरबपति लोग हैं, जेफ बेजोस हो गए, इलॉन मस्क हो गए, उनके ऊपर जो है वो तनकीद की है और उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले ज़मीन के मसाइल तो हल करने, उस पर तो तवज्जो दे दें, फिर उसके बाद आप लोग मरीख और चांद और जहाँ जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ चले जाएँ। ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज का कहना ये भी था कि आबो हवा गैर फ़ाल होने की वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पर इस सियारे पर ख़तरे में है और हमें दुनिया के कुछ अजीम जहनों की ज़रूरत है जो इस सियारे को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ना कि रहने के लिए अगली जगह तलाश करें। ये उन्होंने बेसिकली कहा है। पॉइंट तो बड़ा ज़बरदस्त है उनका, क्योंकि ज़ाहिर है इन जो मैं और अवैस भी, हम लोग भी आपको अपने प्रोग्राम के थ्रू ये खबरें बताते रहते हैं कि लोग जा रहे हैं मरीख पर और स्पेस की फ़्लाइट्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं, कितने लाख डॉलर का टिकट होता है रिटर्न और वगैरह वगैरह। लेकिन ये अगर हम कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि किस किस जगह पे लोगों को खुराक नहीं मिल रही है या कचरे की वजह से या पोल्यूशन की वजह से, और मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हैं, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, साउंड, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो उससे हमारी दुनिया को, अर्थ को, यानी कि इस सियारे को कितना नुकसान पहुँच रहा है। और अगर यही पैसा स्पेस की फ़्लाइट्स के बजाय यहाँ पर दुनिया में लगाएं आप लोग तो फिर शायद ज़रा हमारा भी कुछ भला हो जाएगा, उन लोगों का भला हो जाएगा जो कि ज़्यादा सफ़र करेंगे, जो ममालिक क्लाइमेट चेंज से। अच्छा, बरतानवी शहज़ादे का ये इंटरव्यू जो है वो स्पेस एक्स के बानी इलॉन मस्क के इस बयान के चंद रोज़ बाद आया जब इलॉन मस्क ने ये कहा कि सियारे पर टेस्ला कारें बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ, और इलॉन मस्क मरीख पर जो है शहर भी बसाने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। तो दुनिया की जो अमीर तरीन शख्सियात हैं इस वक्त खला में जाने की एक दौड़ में लगी हुई हैं। हमने आपको बताया था रशिया और अमेरिका के दरमियान एक ये भी जंग शुरू हुई हुई है कि कौन फिल्म जो है वो शूट करेगा स्पेस में, पहला मुल्क कौन होगा, क्या चीन होगा, क्या अमेरिका होगा या रशिया होगा। लेकिन ये है कि शहजादा विलियम को ये बात कोई पसंद नहीं आई है और राइटली सो उनका ये पॉइंट जो था वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हाईलाइट होने वाला था। अब आपको ज़रा थोड़ा सा लेके चलते हैं आगे और सऊदी अरब की तरफ अगर मैं आपको ले जाऊँ थोड़ा सा। सऊदी अरब में हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, और अगर ये पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में होगी, मेरे या आपके सामने होगी, तो आप भी घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। सऊदी शहर है अल-खबर, उसकी सड़कों पर शेर जो है वो घूमने की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त वायरल हुई है। वहाँ पर भी लोग बड़े परेशान हुए थे देखकर, और यहाँ पर भी ज़ाहिर है सारी दुनिया में जब वो वायरल है तो लोग बड़ा तबसरा करें कि ये शेर आया कहाँ से। तो सऊदी अरब के शहर अल-खबर में शेर, अल-खुबर बेसिकली इसको कहते हैं, अल-खुबर में शेर सड़कों पर जो है वो आज़ादाना घूमता रहा है और इसके शहरियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। अब वीडियो वायरल होने के बाद सऊदी जो वाइल्ड लाइफ है वो काम आए और उन्होंने शेर को बेहोश करने का इंजेक्शन लगाया, शेर को बेहोश किया इंजेक्शन लगा के, उसके बाद शेल्टर होम में उसको मुंतकिल कर दिया। लेकिन ये कि ये शेर यहाँ पर पहुँचा कैसे, नाज़रीन मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। सऊदी वाइल्ड लाइफ की जानिब से ट्विटर पर जारी जो बयान था उसमें कहा गया था कि शेर दमाम से करीबी इलाके में देखा गया था, जिसको बगैर किसी नुकसान के महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अब नुकसान ना शेर को हुआ ना किसी इंसान को हुआ, तो दोनों ही सेफली जो हैं वो इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर चुके हैं और उसको जो है इंजेक्शन लगा के सेफ बेहोश करके सेफ मकाम पर मुंतकिल कर दिया है।
तो ये आज की नाजरीन ताज़ा तरीन खबरें थी और अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान के मारूफ अदाकार जो कि इस वक्त बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं। उनका क्या कहना है और वो क्या मांग रहे हैं मदद हुकूमत से, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। 50-50 के लेजेंडरी अदाकार माजिद जहांगीर साहब कुछ अरसे से बल्कि कई सालों से फॉलेज में मुब्तला हैं और आखिरकार अपनी कस्मपुरसी की हालत से तंग आकर उन्होंने हुकूमत से अपील कर डाली है। हमारे साथ माजिद जहांगीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतयाब करे, स्विफ्ट रिकवरी हो आपकी। 50-50 के आप लेजेंडरी अदाकार हैं, इस्माइल तारा जैसे बड़े अदाकारों के साथ आपने काम किया है। इस कस्मपुरसी की हालत में क्या किसी साथी अदाकार ने आपकी इमदाद करने की कोशिश की या आपको याद रखा? जी अस्सलाम वालेकुम, हमने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि जब मेरा अच्छा वक्त था तो ये सब जितने भी अदाकार हैं ये सब मेरे साथ होते थे, चाहे इस्माइल तारा हो या अपना वो ज़ेबा शहनाज कोई भी हो, ये सब मेरे साथ होते थे और मैंने बहुत खाके बड़ा नाम कमाया। लेकिन जब से मुझे 6 साल पहले फारिज हुआ है उसके बाद इन लोगों ने मेरे को पूछा तक नहीं और कोई भी मेरे को पूछने के लिए नहीं आया, ना ही किसी ने फ़ोन किया और ना ही कुछ हुआ। और पीछे एक साल पहले मेरी बीवी का भी इंतकाल हो गया था। मेरा ख्याल था कि ये लोग सब मुझे पूछेंगे और मुझको पुरसा देंगे, लेकिन इन लोगों ने वो काम भी नहीं किया। और अब ये कि मैं अकेला हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं और कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया। ये जितने भी साथी अदाकार हैं इन्होंने ना मुझे कभी फ़ोन किया और ना मेरा इलाज करने की कभी कोशिश की इन्होंने। ठीक है, अच्छा माजिद साहब ये भी बताइएगा कि कब से आप इन हालात का शिकार हैं? तकरीबन कोई 6 साल हो गए मैं इस फारिज का शिकार हूँ और मेरे पास ना तो सही मानों में दवाइयों के पैसे हैं, ना ये अपना क्या नाम ये लोग जो हैं अपना ये अपना कोई मेरी मदद नहीं करता। और मेरे को बड़े खर्चे हैं, जैसे ग्रोसरी है, मेरे दवाइयों का हिसाब किताब है। मैं डॉक्टरों को दिखाता हूँ और आप यकीन जाने कि मैं रक्शे में भी नहीं जा सकता, क्योंकि रक्शे में मेरा जो पैर है ये रक्शे के अंदर जाते नहीं, मैं रक्शे में बैठ नहीं सकता। तो बड़ी मुश्किल से कोई प्राइवेट गाड़ी लेके आते हैं तो मैं उसके साथ जाता हूँ, लेकिन हर दफ़ा तो कोई प्राइवेट गाड़ी लेकर मेरे पास नहीं आएगा। और यही है कि मैं ये अपना डॉक्टरों के पास नहीं जा सकता, ना मेरी फिजियोथेरापी होती है। अब ये जो अपना वो है अपना फारिज है, उसमें फिजियोथेरापी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन आप यकीन जानिए मैंने कोई तकरीबन 3 साल हो गए मैंने फिजियोथेरापी की नहीं, तो मेरा फारिज का जो असर है क्यों है तो मैं क्या करूँ? ठीक है माजिद साहब, ये बताइए कि हुकूमत की जानिब से आज तक कोई इमदाद आपको मिली हो? नहीं, इस हुकूमत ने मेरी कोई मदद नहीं की। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि पिछली हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत थी और नवाज शरीफ की हुकूमत ने मेरा बड़ा ख्याल किया और उन्होंने मेरी इमदाद की, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने मेरी कोई इमदाद नहीं की। मैं तो ये कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो PTI की हुकूमत है इनको 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए इन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। और मैं चाहता हूँ कि अपना सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी और जनाब वज़ीर पाकिस्तान जनाब इमरान खान से मैं पुरजोर उम्मीद करता हूँ कि ये लोग मेरी मदद करें। क्योंकि आर्टिस्ट रिलीफ फंड के इनके पास पैसे हैं, इनका बहुत बड़ा अकाउंट है फेडरल गवर्नमेंट आर्टिस्ट रिलीफ फंड, ये शायद उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। और मैं सिर्फ इनसे यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा बहुत मेरा ख्याल करें और मेरी मदद करें। उसकी वजह ये है कि जब मुझे तमगा इम्तियाज़ मिलना था तो उस वक्त ये अपना सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ये मुझे 1 साल पहले आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सदर पाकिस्तान ने आपको तमगा इम्तियाज़ देने का ऐलान किया है जो कि 23 मार्च को मिलेगा। तो मैंने गवर्नर इमरान इस्माइल से कहा कि देखें मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं 6 साल से फारिज का शिकार हूँ और इस सिलसिले में आपकी हुकूमत ने मेरी कोई मदद नहीं की, तो लिहाजा आप पहले तमगा इम्तियाज़ तो मुझे मिल ही जाएगा, मेरी 50 साल की खिदमत है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि
PTI की हुकूमत ने 3 साल हो गए, इन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी मदद करें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर इमरान इस्माइल वो भी जब 23 मार्च को मुझे वो तमगा इम्तियाज़ मिला, तो उसके बाद वो भी गायब हो गए और उन्होंने आज तक मेरी कोई खबर नहीं ली। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सही है, ठीक है। अच्छा माजिद साहब, जाहिर है आपने कहा पिछली हुकूमत ने आपकी मदद की थी, इस हुकूमत ने कोई मदद नहीं की है। हमारी भी हुकूमत से दरख्वास्त है, अपील है कि आपकी मदद की जाए। हुकूमत से आप मेनली चाहते क्या, आपकी दरख्वास्त है क्या? क्या माली माहाना कोई वजीफ़ा है या इसके अलावा कोई इलाज मुआलजे में मदद है, क्या है बेसिकली? और एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट। जी हाँ, मैं ये चाहूँगा कि वजीफ़ा बांधने से कुछ नहीं होगा। वजीफ़ा तो बांधेगा वो 1000 और अपना 1,50,000 का वजीफ़ा बांधेगा, वजीफ़ा बांधने कुछ नहीं होगा। मेरा गैस का बिल है, मेरा इलेक्ट्रिक का बिल है, मेरी दवाइयाँ हैं और अपना क्या नाम और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो बाकायदा कोई अमाउंट ऐसा दें कि जिससे कि मैं अपना इलाज करा सकूँ। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने मेरा इलाज कराया है तो वो अब और कितना इलाज कराएंगे? जब तक हुकूमत पाकिस्तान मेरी कोई अच्छे तरीके से कोई हेल्प नहीं करेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो घर में बैठा रहता हूँ, मैं तो बाहर भी नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग मेरे पास आते ही नहीं हैं। वो बात नहीं पहले जैसे जब मैं काम करता था तो सारे जितने आर्टिस्ट हैं वो मेरे आगे पीछे होते थे। मैं सबके लिखा के लिखता था। जितना मशहूर 50-50 में मैं था, मेरा ख्याल कोई भी नहीं था। लेकिन अब क्या करें कि मैं बस मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो माजिद साहब, इस मुल्क में आप जैसे लेजेंड्स को ऑनर करने के लिए आपके ख्याल में क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि देखिए, अब मैं बात करता हूँ साबिक़ हुकूमत की। साबिक़ हुकूमत में अपना ये मुस्तफ़ा कुरैशी, अपना क्या नाम मुस्तफ़ा कुरैशी और अपना क्या नाम ज़ेबा बेगम और अपना वो मोहम्मद कबीर ख़ान, इन लोगों को जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, इन्होंने इनकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि आप जाएं और जहाँ भी कोई अपना फ़नकार है जो कि अपना काम नहीं कर सकता, या फ़नकार बूढ़ा हो गया है या जिसको इलाज की ज़रूरत है, आप जाएं उनका पता करें। और ये वजह थी कि तीनों हज़रात अभी भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने को ज़िंदगी थे। इन्होंने अपना फ़नकारों के लिए बहुत काम किया। और उसके बाद ये जितने भी फ़नकार हैं मुझ समेत इन सब ने अपना नवाज शरीफ साहब को जाकर कहा कि भाई देखिए इतने बीमार फ़नकार हैं, आप इनकी मदद करें। तो उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत ने सबकी मदद की, मेरी भी मदद की और लोगों की मदद की, अपना क्या नाम बहुत सारे लोगों की मदद की। मैं किसी का क्या नाम लूँ? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जाते जाते आखिर में माजिद साहब, अपने काम को आप कैसे याद करेंगे जो आपने इस मुल्क और कौम को सालों हंसाया है, हमारी खिदमत की है, उसको आप किस तरह से याद करेंगे? हाँ जनाब, ये तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि मैंने सिंधी ड्रामे बहुत किए, बेशुमार सिंधी ड्रामे किए, क्योंकि मुझे 11 ज़बानें आती हैं। तो मैंने सिंधी ड्रामे भी किए, मैंने उर्दू ड्रामे भी किए। और एक हमारा प्रोग्राम चलता था 50-50 पहले, उस प्रोग्राम का नाम था 7 रंग। तो उसमें मैं मोइन अख्तर और दीगर साथी अदाकार थे। उन्होंने 2 साल तक उस अपने का मज़ाहिर खां को इस प्रोग्राम चलाया 2 साल तक। उसका नाम था 7 रंग। लेकिन उस ज़माने में ये VCR वगैरह नहीं थे, तो वो जो हमारा प्रोग्राम है वो YouTube पे नहीं आ सका। लेकिन उसके बाद ये कि मैंने 50-50 भी किया, 50 बहुत किया। और अल्लाह का फजल है कि मैं तकरीबन 7 साल इस प्रोग्राम को करता हूँ। और लोग जब ये लोग जाते थे अपना 50-50 देखते थे तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता था। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे माजिद जहांगीर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जाते जाते एक बार फिर आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको सेहतियाबी तंदुरुस्ती अता करे और आपकी मुश्किलें आसान करे। एक वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने सियासी लोगों को संभाल नहीं पा रही। साथ ही उन्होंने पेशगोई की है कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। दूसरी जानिब अगर नैब की बात करें तो नैब की टीम जो है वो 20 घंटों तक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर इंतजार के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। अदालत से जमानत मुस्तरद होने पर नैब टीम DHA में स्पीकर सिंध असम्बली के घर के बाहर पहुंची थी। मोबाइल बंद होने की वजह से उनसे रब्ता भी नहीं हो पा रहा था और उनकी लोकेशन का भी पता नहीं है कि आगा सिराज
आज दुरानी साहब कहाँ हैं। तो क्या नैब टीम अगर किसी आम आदमी के घर जाती तो वो बाहर इंतजार करती है, दरवाजे शरवाजे तोड़ के अंदर जाती? वैसे दैट इज़ नॉट द राइट वे, लेकिन स्टिल ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो हम भी ये सवाल पूछ लेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल। सर पहले जरदारी साहब के बयान पे आ जाएं या दुरानी साहब की गिरफ्तारी? आपकी मर्जी, आप सर सिलेक्ट करें। दोनों बस ठीक है, फिर रिसेंट पे आते हैं कि जरदारी साहब कहते हैं कि ये अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे, इसका क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जरदारी साहब ने कल एक स्टेटमेंट जो नैब कोर्ट में गए थे और स्टेटमेंट दी कि वो देखें उससे साफ ज़ाहिर है, क्योंकि पिछली कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें आपने भी देखा कि न्यूज़ में आया था कि MKM को रिजर्वेशन थी, फिर GDA को रिजर्वेशन थी, और नॉर्मली जब वो नाराज़ होंगे MKM वाले, जिस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई तो वो बोलेंगे कराची के जो है वो मसाइल हल नहीं हुए, जैसे उनका SOP है जो जी, बिल्कुल। और ऐसे फिर काफ लीग कहेगी बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में नहीं हो सके। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब है कि पॉलिटिक्स है। देखें, पॉलिटिक्स में हमारे साथ ये लाइस थे पिछली दफ़ा, बिल्कुल काफ लीग भी थी, MKM भी थी, GDA भी थी। तो इसलिए आप लोगों को पता चल जाता है कब वो हुकूमत से खेल रहे हैं और कब वो हुकूमत को तंग कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये देखें, आप अगर पिछले 2-3 दिनों से हुकूमती तर्जुमानों के बयानात सुने ना, एक इशू के ऊपर जो कि चल रहा है DJSI का, उसमें जो उनके मुख्तलिफ राय है, आपस में उनकी राय जो है वो नहीं मिलती, उनके बयानात नहीं मिलते तर्जुमानों के। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो अपने दोस्तों को, अपने एलाइज को संभाल नहीं पा रहे। बलूचिस्तान में जो तमाशा लगा हुआ है, आप देखिए पिछले कई दिनों से TV पे आ रहा है। तो ये सारा कुछ देखें, ये मसले नहीं है, इन्होंने मसले, PTI का मसला ये है कि अपने लिए मसले खुद बनाती है। 6 तारीख को एक नोटिफिकेशन इशू हुआ SPR से पोस्ट ट्रांसफर पोस्टिंग का, 4-5 दिन कोई प्रोग्राम नहीं हुआ TV पे। 4-5 दिन बाद उन्होंने खुद ही कोई ऐसा सिस्टम शुरू कर दिया कि रोज़ाना की बेस पे वही प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उसी पे हो रही हैं, सवालाती भी उसी पे हो रहे हैं, सब कुछ ही हो रहा है। लेकिन खैर अब तो वो मामला खैर अब चला गया, वो डील होगा जैसे होना होता है। लेकिन बलूचिस्तान में जो हो रहा है अब, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, जब पहले नून लीग की हुकूमत वहाँ पर एक तरह से पलट ही गई थी, उसमें आप लोगों का भी बड़ा हाथ था, किरदार था। अब जो हो रहा है उसमें आप लोगों का क्या देखना है कि क्या वहाँ पर स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, जाम कमाल साहब को रहना चाहिए, या उनकी जगह कोई और शख्स हो जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हो आपके मुताबिक? देखें, हमारा हाथ, देखें पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, जहाँ पर भी पॉलिटिक्स होगी डेफिनेटली पॉलिटिशियंस वहाँ पर बैठेंगे, अपने दोस्तों को भी सपोर्ट करेंगे, कोई सब। लेकिन जाम कमाल साहब की जो बात है, उसमें उनके अपने पार्टी के लोगों ने जो है उसके ऊपर मतलब है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों ने उसके ऊपर अदम एतमाद किया, फिर बाकी जमातों को साथ मिलाया, और फिर जो है उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक अभी जमा कराई हुई है। वो आपको लगता है क्यों? उनके रिजर्वेशंस थे, काफ़ी अरसे से रिजर्वेशन चल रहे थे, टक टुक चल रही थी, बर्तन खड़क रहे थे, लेकिन अभी जो है वो एक सीरियस इशू पे आ गए थे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जो इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं, जो शायद उनके हेड हैं बाप पार्टी के, वो मैं TV पे सुन रहा हूँ, वो न्यूट्रल हैं, संजरानी साहब वो न्यूट्रल हैं कहते हैं। अब पार्टी हेड कैसे एक पार्टी के अंदर इंटरनल अफेयर्स, हमारे पार्टी में अगर कोई किसी इख्तलाफात होंगे तो चेयरमैन पार्टी बैठ के उनको मसाइल हल करेगा। लेकिन वो किसका साइड लेंगे? अगर मिसाल के तौर पे कोई लोग जो हैं वो बिलावल साहब से नाराज हैं किसी बात पे, फॉर एज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो जरदारी साहब अगर मेरी पार्टी बिलावल का लेंगे या बाकी? अगर मेरी पार्टी में, हमारी पार्टी में कोई अगर ऐसे मसाइल होंगे, चेयरमैन पार्टी बैठेगा, दोनों के मसाइल सुनेगा और डिसीजन लेगा क्या आप, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं तुम दोनों के साथ न्यूट्रल हूँ और तुम लोग जो भी करना है, और ये नुकसान पार्टी का हो रहा है। तो अब आप मुझे बताएं, यही बात हम अपोजिशन से कई महीने पहले कह रहे थे PDM से कि आएँ पंजाब में और मरकज़ में अदम एतमाद की तहरीक जमा कराएँ, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो खफा हैं हुकूमत से, लेकिन नहीं मान रहे थे। लेकिन वहाँ पर ये कहते हैं हलाल है बलूचिस्तान में, लेकिन पंजाब और फेडरल में जो है हराम है। वो आपको लगता है क्यों हराम और हलाल? यहाँ पे फ़ायदा अपना ज़्यादा है, वहाँ पे मरीम नवाज साहब की स्टेटमेंट आई थी कि हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। तो एक तरफ वो कहते हैं कि नहीं हम हटाएं इनको, दूसरी तरफ हमारी ख्वाहिश है कि पूरे करें, तो फिर ख्वाहिशात पे तो हुकूमतें नहीं चलती। वैसे आप PDM का क्या है सिलसिला, वो कहाँ पर हैं? कोई मतलब मामलात आप लोगों के आपस में सबके बेहतर हैं इस हुकूमत को घर भेजने के लिए, या अभी भी वही आपस में चल रहे हैं? फजल रहमान साहब तो नाराजगियाँ ही उनकी ख़त्म नहीं हो रही। हम सब तो नहीं कह सकते, हम तो PDM में नहीं है। जी जी, ANP भी नहीं है, PDM का अपना एक लाइमल है जो उन्होंने दिया है। कल उनका कोई मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस भी थी पेशावर में, और बाकी जो, लेकिन हमारे जाने के बाद वो जोश और वलवला, वो जलसे, मेरे ख्याल में, आप जज हैं, आप मीडिया में हैं, आप वो चीज़ नहीं रही। अब वो कहते हैं कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए। अर्ली इलेक्शन 2 सूरत में हो सकती हैं, या अदम एतमाद के ज़रिए आप इस हुकूमत को ख़त्म करें, अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला और वो अर्ली इलेक्शन करें, या फिर जो है हुकूमत अर्ली इलेक्शन कराए। तीसरा तो जमहूरी तरीके में कोई ऐसा इलेक्शन है नहीं। तो इनका मूड क्या था नून लीग वालों का? इन्होंने कहा अर्ली इलेक्शन होना चाहिए। अर्ली इलेक्शन तो फिर हमारा फार्मूला है ना कि आए हम सब मिलकर
अदम एतमाद की तहरीक जमा करें। जैसे हमने गिलानी साहब को बनाया सेंटर, इस तरह हम सब मिलकर दोबारा मेहनत करें। हम गारंटी देते हैं कि लेकिन वो जो अदम एतमाद की तहरीक होगी उसको आप कितना स्ट्रांगली देखते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की एतमाद की तहरीक होगी, जिस तरह उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया था, बड़े मजे से वो इशारे भी उन्होंने किए और तो लेके चले गए। 2 दिन पहले उसके साथ क्या हुआ था? क्या? जब गिलानी साहब सेंटर बन गए थे। हाँ वो फिर, लेकिन ये है कि दोनों तरफ पलटा जा सकता है। ये दिस इज अ ट्रिकी सिचुएशन। पॉलिटिक्स है। आप देखें, आप जीत और हार तो आपके साथ है। देखें हुकूमत है, आप हुकूमत के साथ देखें, तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि मरकज़ में इस्लामाबाद की सीट सेनेट की अपोजिशन जीती है। तो अदम एतमाद तो जमहूरी हुकूमतों में कामयाब भी होती है, नाकाम भी होती है। तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आपके ख्याल में नाकाम हो जाती है तो क्या हो जाता है? कुछ भी सही है। आपके ख्याल में मतलब है कि ट्राई तो करना चाहिए। लोग तो देखें ना कि अपोजिशन वाकई संजीदा इस हुकूमत को हटाने में। हाँ, अच्छा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। देखें, हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। हम कहते हैं सब मिलकर कर सकते हैं हम। और हम लोगों को बताएं कि हम संजीदा आपके इशूज़ में, महंगाई की जो भी मतलब कि इन्फ्लेशन है, जो मतलब आप देखिए पेट्रोलियम की कीमतें 1-2 में फिर बढ़ रही हैं या बेरोज़गारी हो रही है, ये सब चीज़ों का हल जो है इस हुकूमत से छुटकारा है। और उसके लिए हमें आवाम को दिखाने के अपोजिशन जो है इस चीज़ में संजीदा, और हम बार बार कहने के आएँ हम अदम एतमाद इनके खिलाफ लाएं और इनसे छुटकारा हासिल करें। बिल्कुल सही है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ मीडिया में भी। एंजेला एगलर साहिबा जो हैं, उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। आप लोगों की लीडरशिप से भी हुई हैं और नून लीग वालों से भी हुई हैं। अच्छा, उनका मसला ये है कि नून लीग वालों से अलग अलग मिली हैं। वो मरियम साहिबा से अलग मिली है, एक ही शहर में थे दोनों, लेकिन चाचा भतीजी अलग अलग उनसे मुलाकात की। आप लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें अचानक क्या है ये, इसके पीछे? देखिए, अलग एक शहर में अलग अलग, एक जाती उम्र में बैठी थी मेरे ख्याल में, एक मॉडल टाउन और जाती उम्र में बहुत ज़्यादा फासला, जैसे पिंडी और इस्लामाबाद में। लेकिन देखें, उनकी कल मुलाकात हुई है। उनकी कल परसों गालिबन मुलाकात हुई है मरियम नवाज साहिबा से भी, शहबाज शरीफ साहब से, फिर यूसुफ गिलानी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। लाहौर में वो मौजूद थे। हिना रब्बानी साहिबा थी, हाँ, उससे मौजूद थी। इससे पहले जो है बिलावल साहब से उनके अमेरिका जाने से पहले यूके के हाई कमीशन की और चाइना के एम्बेसडर की, और इनकी तीनों की मुलाकातें एक ही दिन में हुई थी उनकी। तो मैं समझता ये रूटीन मीटिंग्स होती रहती हैं, वक्तन फ़ौक्तन होती रहती हैं। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब से कल मीटिंग हुई तो उसको ज़्यादा हाइप दे दी गई थी कि जी मिलें, अलग मिलें। लेकिन मैं नहीं समझता ठीक है, एंड ऑफ द डे जो है वो चीज़ें एक ही होती हैं। देखिए, जब ये मिलते हैं जरदारी साहब से, नॉर्मली जरदारी साहब कराची में होते हैं, चेयरमैन साहब इस्लामाबाद में होते हैं, तो जब कराची उनकी विजिट्स होते हैं तो उधर वो मिलते रहते हैं, जाते हैं, कॉल ऑन होती है। तो मैं इसको ऐसे ठीक है, पॉलिटिकल बातें हुई होंगी, लेकिन कोई खास ऐसा नहीं था कि वो ऐसा नहीं था कि वो अलग-अलग क्यों मिले हैं। ये मेरे ख्याल में आखिर में जो है ना उनका पेज एक एजेंडा एक है, पेज आजकल पेज बहुत चल रहा है, तो पेज एक ही बिल्कुल ठीक है, चाचा भतीजी का पेज एक है। और फाइनली कुंडी साहब, अब वो जो सिंध में हो रहा है मामला के आगा सिराज दुरानी साहब का, वो घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, और सिराज दुरानी साहब जो है उनका आता पता कुछ नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में जो मुझे मतलब है कि ज़्यादा इसका वो नहीं है, लेकिन जो मैंने मीडिया में उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुना था कि उनके जो बेटे थे या जो भी था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनके पास सर्च वारंट नहीं है। सही है। पिछली दफ़ा भी उन्होंने ऐसे ही किया था। हमारे सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट? अरेस्ट तो है, लेकिन हाउस सर्च करना चाहते थे वो। अच्छा, ठीक। अब उसमें यह है, पहली बात है कि वो स्पीकर सूबाई असम्बली है। स्पीकर सूबाई असम्बली छुप नहीं सकता, फरार नहीं हो सकता, क्योंकि ही इज दी कस्टोडियन ऑफ द हाउस। हाँ, होंगे घर में, घर में होंगे या नहीं है वो एक और इशू है। लेकिन कल उन्होंने असम्बली का सेशन बुलाना है, कल उन्होंने प्रिजाइड करना है, ये चीज़ें तो होनी है ना। हाँ, बिल्कुल सही है। अब वो तो मतलब ये नहीं। दूसरी बात ये है कि देखें, पिछली दफ़ा भी ये हुआ था, हमारे मिनिस्टर्स और MPs वहाँ पर गए थे, जब इन्होंने विदाउट सर्च वारंट उनके घर में घुस गए थे, और मतलब है कि ख़वातीन भी उस वक्त उनके साथ, हाँ, पुलिस की ख़वातीन भी उनके साथ नहीं थी, और ऐसे उन्होंने जाके पूरा घर उलट पुलट दिया। तो इस दफ़ा गालिबन उन्होंने कहा कि आप सर्च वारंट लेके आएंगे, फिर आप अंदर हो सकते हैं। तो ये हमारे कानून के जो इदारे हैं उनको पता नहीं होता कि मैकेनिज्म क्या है, ये रोजाना की उनकी तो डेली प्रैक्टिस है। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर को अगर कहें कि आप घुटने के दर्द के लिए आप पेट की दर्द की दवाई दे दें, तो ये तो डॉक्टर के उसके अहलियत पे सवालिया निशान हो जाएगा। तो ये रोजाना का इनका काम है, गिरफ्तारियां भी करते हैं। ये आप लोगों ने कभी इनसे नहीं पूछा कि भाई आप लोग क्या मजाक ही बनाया हुआ है? हमने बहुत से सवाल किए हैं। नैब बेसिकली अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा बन चुके हैं। इस हुकूमत ने हमेशा कहा कि अपोजिशन इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रही है। अब मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन को किसने कंट्रोवर्शियल बनाया? नैब को किसने कंट्रोवर्शियल बनाया? अब फौज को कौन कंट्रोवर्शियल बना रहा है? ये खुद कर रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक इनको ख्याल आया कि हम फौज को तो उनके आपके इत्तेहादियों ने भी बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है, नवाज शरीफ जो भी है। लेकिन अब देखिए, एक चीज़ है, नॉर्मल ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुकी है। 4-5 खामोशी थी, अचानक ही उठ गए, ये नहीं है खामोशी क्यों है, कोई ना कोई शोर शराबा होना चाहिए। मतलब हर चीज़, एक्सटेंशन का मामला था, जब चीफ साहब का 4 समरी बनाई, इतने नालायक लोग हैं कि उनको समरी बनाना नहीं आती है। 4 दफ़ा समरी चेंज हुई, 5 दफ़ा।
सवाल यही है नाजरीन के एक रूटीन का मैटर होता है। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है किसको किस दर्द की कौन सी दवाई देनी है, लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं किस दर्द की कौन सी दवाई किसको दूँ, तो फिर तो जाहिर है कि मेरी अहलियत पे सवालिया निशान उठेंगे। और इसी तरह लोग चीज़ें कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, इसी तरह इदारे कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। अगर उनका इस किस्म का मसला था कि सर्च वारंट नहीं था और वो ले जाना चाहिए था, नैब को चाहिए था, अब इसी तरह फिर नैब पर लोग सवाल उठाते हैं और अपोजिशन खासतौर पर ये कहती है कि वो सिर्फ पोलिटिकल विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, उनका मकसद कोई नहीं है, ना उनके पास सबूत हैं, ना शवाहिद हैं, किसी को भी विक्टिमाइज ही वो करते रहते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब आएंगे तो बात होगी काबुल के फ्लाइट्स के हवाले से। PIA ने अपने ऑपरेशन जो हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं, इसके पीछे वजह जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन बात करते हैं PIA के फ़्लाइट ऑपरेशंस के हवाले से, जो कि काबुल की जो फ़्लाइट्स हैं वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने मुअत्तल कर दी हैं ओवर अनप्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ एविएशन अथॉरिटीज़ देयर। इस पर हम बात करते हैं कि हुआ क्या था और क्यों हमारी हुकाम को ये फैसला लेना पड़ा। हमारे साथ तर्जुमान PIA मौजूद हैं अब्दुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। बता सकते हैं कि क्या अनप्रोफेशनलिज्म वहाँ की एविएशन अथॉरिटीज़ की तरफ से देखा गया जिसके बाद PIA को ये फैसला लेना पड़ा? बहुत शुक्रिया। देखें, आपको ये बात सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि PIA इस टाइम पे एक वाहिद इंटरनेशनल एयरलाइन है जो कि काबुल में फ्लाई करी थी। बाकी दुनिया की कोई एयरलाइन काबुल नहीं आ रही, बिकॉज वो एक वॉर जोन कंसिडर होता है और वॉर जोन के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, उसकी इंश्योरेंस और बाकी तमाम मामला बहुत ज़्यादा होते हैं। PIA ने बहुत सारे क्रिटिकल लोगों के अफगानिस्तान से इनखला में बहुत ज़्यादा मदद की। जो बहुत सारी ऐसी एसेंशियल सप्लाईज हैं, मेडिसिन हैं जो कि बॉर्डर बंद होने की वजह से उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो हम अपने जहाज़ों के ऊपर लेके गए UN प्रोग्राम के साथ मिलकर। ताहम ये बात भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जब भी किसी दो मुल्कों के दरमियान में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें चलती हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंद होती हैं। एक दफ़ा जब आपको किसी चीज़ की इजाज़तनामे मिल जाए या परमिशंस मिल जाएं तो उसके बाद उसमें फ़्लाइट अराइवल के बाद तब्दीलियाँ नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमें ये चीज़ का सामना करना पड़ रहा था कि हर रोज़ जो है वो नया फरमान जारी होता था, पॉलिसी चेंज कर दी जाती थी, पुरानी पॉलिसियों को माना नहीं जाता था। फ्लाइट आप चार्टर लेके आए, रूल जो है वो स्केड्यूल फ्लाइट ऑपरेशन के वहाँ पे अप्लाई हो रहे होते थे। 2-2 3-3 घंटे हमारी फ्लाइट वहाँ पे फॉर नो रीजन होल्ड अप होती थी कि जी मैनिफेस्ट जो है वो लास्ट मोमेंट पे एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो है वो क्रॉस वेरीफाई करें। यानी आप ये देखें कि वहाँ पे इमिग्रेशन का सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ पे कस्टम्स का सिस्टम बनाया हुआ है, उनके थ्रू बंदा कोई भी होगा वो अफगानिस्तान की हदूद से बाहर निकलेगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि जी नहीं, आप फ्लाइट सिस्टम में तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारे जो सदर साहब हैं एयरपोर्ट के वो फ्लाइट मैनिफेस्ट को देखेंगे नहीं। इसके अंदर 2-2 3-3 घंटे आपका जहाज खड़ा रहता था। और पिछले पीर के रोज, सोमवार के रोज, ये एक नया वाकया हमारे साथ पेश आया है कि हमारे पास 343 मुसाफिर जो थे वो आए हुए थे जहाज पे आने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर मैनिफेस्ट के ऊपर एक लकीर खींच दी कि जी आप 170-180 बंदे से ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, बाकी आप छोड़ जाएं, जिसकी वजह से PIA को एक एडिशनल फ्लाइट ऑपरेट करनी पड़ी, जिसका PIA को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो आप प्लान क्या है सर, क्विकली? देखिए, हमने तो उनके साथ बारहा बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका एक स्टांस था, वो स्टांस जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं था, तो हमने आर्जी तौर के ऊपर अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी। ताहम कल के बाद से और ख़ास तौर पे जो कि प्रेशर उनके ऊपर शायद पड़ा है इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से या उनकी लोकली, तो हम कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से देख रहे हैं। अभी 11 बजे के करीब अफगानिस्तान टाइम के ऊपर उनके वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने हमारे जो वहाँ के कंट्री मैनेजर हैं उनको और पाकिस्तानी सफारत खाने के लोगों को बुलाया है ताकि इस मामले को जो है वो देख सकें और हमारे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल्ला खान साहब। नाजरीन, तर्जुमान PIA हमें आगाह कर रहे थे कि PIA के फ़्लाइट ऑपरेशंस काबुल क्यों नहीं अभी तक, मतलब क्यों मुअत्तल हो गए हैं, इसके हवाले से मजीद भी आपको अपडेटेड रखेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। क्या खाक वो जीना है जो अपने लिए हो, खुद मिट कर किसी और को मिटने से बचा लें।
कायनात की हर चीज़ दूसरों के लिए ही है और मशहूर फ़लसफ़ी इब्न तुफ़ैल ने इसे वो राज बताया है कि जिससे इंसानी मुआशरा खुश खुरम रह सकता है। चिराग खुद जलता है दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए, दरख्त फल देता है दूसरों के खाने के लिए। दूसरों के काम आने का बोझ उठाना, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए वेलफेयर का काम करना, उनके लिए फ़लाह बहबूद का काम करना ही अहम तरीन नेकी है और हमारे मुआशरती हमारी ज़िम्मेदारी भी है। ये ज़िम्मेदारी एहसन तरीके से निभा रही है एक बरतानवी फ़लाही तंजीम पेनी अपील, जिससे खिदमत खल्क पर बरतानवी मलका ने एजाज़ से भी नवाजा है। और पेनी अपील को पाकिस्तान में काम करते हुए तकरीबन 12 साल हो चुके हैं और आज इस तंजीम के बानी अदीम यूनुस और बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शेडो मिनिस्टर बराए कम्युनिटी हमआहंगी नाज शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इसी पेनी अपील के बारे में जानेंगे, पाकिस्तान में किस तरह से ये जो है अपना किरदार अदा कर रही है और लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही है। हमारे साथ अदीम यूनुस और नाज शाह साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू पाकिस्तान नाज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वेलकम का। अच्छा, ये बताएं सबसे पहले कि कैसा चल रहा है आपका ये पाकिस्तान का हैपनिंग सा टूर? अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। जितना भी कहूँ ना तारीफ़ करूँ कम है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतनी यहाँ इज़्ज़त मिलती है। वेलकम भी हमेशा प्यारा होता है मगर इस दफ़ा ना पहले से भी ज़्यादा। और कोविड के बाद पता है इतने महीने ट्रैवल नहीं कर सकते और मैंने बहुत मेहनत की थी रेड लिस्ट को से उतारने के लिए पाकिस्तान को, तो उसका फ़ायदा तो उठाना था, तो आगे ठीक है। लेकिन ये बताइए कि इसकी वजह क्या थी आपको, व्हाट ब्रॉट यू टू पाकिस्तान? तो मेरी तीन वजह थी। एक थी कि मेरी रिलेशनशिप्स जो हैं यहाँ के मिनिस्टर्स, मेरी डायस्पोरा कम्युनिटी में ब्रैडफोर्ड से मेरा तल्लुक़ है। ब्रैडफोर्ड वेस्ट की मैं पार्लियामेंट से वहाँ से जीती थी और वहाँ हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और वो हमारे लैंड ग्रैब के इशू होते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसले होते हैं, तो उनसे हमारे रिश्ते बहुत मजबूत करने हैं हमने। दूसरी बात ये थी कि घर वालों को भी मिलना था, आज़ाद कश्मीर में भी जाना था, एक दिन तो 2 दिन वहाँ। और फिर तीसरी थी कि ये NGOs के वर्क जो है, खास करके पेनी अपील और NGO के जो काम ब्रिटिश जो पाकिस्तानीज़ हैं यहाँ के वहाँ के जो यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ के फ़ायदे और यहाँ की तरक्की के लिए उनको भी देखना, उनको भी सपोर्ट करना। तो ये 3 थे मेरे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदीम, आप ये बताइए कि पहले भी जब आप हमारे प्रोग्राम पे आए थे, पाकिस्तान का टूर कर रहे थे, तो उस वक्त भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, अब भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। कैसा जा रहा है आपका टूर? बहुत खूब रहा है। जैसे नाज ने कहा था कि पाकिस्तान इज दिस अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड वाइड, यू डोंट गेट द हॉस्पिटैलिटी लाइक यू डू इन पाकिस्तान। तो 2 साल के बाद इट्स बीन ह्यूजली मिस्ड। इस मरतबा मैं मम के साथ आया हूँ। अच्छा। और वो भी उनको लॉकडाउन के बाद वो बहुत मिस कर रही थी गांव और गांव की जो बातें हैं, गांव की जो आदमी है और सब। बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट टाइम जब आप आए थे, इट वाज 2 years ago, उन 2 सालों में क्या प्रोग्रेस हुई है पेनी अपील की? जो हमारे नन्हे बच्चे थे ना, वो 2 साल में बहुत जवान हो गए तो उनको देखकर बहुत खुशी हुई है। रियली हार्ट फेल्ट। ये जो है ना, लाइफ जस्ट गोज ऑन, कैरीज ऑन थ्रू कोविड, थ्रू हार्डशिप। जो हमारे जो पेश आता है ना, इजी टाइम्स और हार्ड टाइम्स, वो इट पासेस, टाइम जो है ना वो पास हो जाता है। तो इस बहुत हमने काम किया है 2 सालों में। कोविड के इलाज में पाकिस्तान में इंटरनेशनली पेनी अपील ने बहुत काम किए, लेकिन कोविड के मसले में भी पाकिस्तान में बहुत, अफगानिस्तान में भी वो बहुत ज़्यादा काम किया है। अच्छा। तो द टीम इज़ बीन वर्किंग फिनोमिनली हार्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह नॉट ओनली इन पाकिस्तान, लेकिन हमारे जो है ना ग्लोबल पेनी अपील का जो ग्लोबल काम है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है इन 2 सालों में। और ये जो सब कहानी है ये सब पाकिस्तान में पैदा हुई है। जो उसके जो बी था, उसका जो सीड था, वो पाकिस्तान में जो है ना प्लान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ और भी अगर हमें आप डिटेल्स दे सकें कि 2009 से लेकर अब तक पाकिस्तान में पेनी अपील काम कर रहा है, तो कितनी एक्सपेंशन हुई है, कितने ऑर्फन होम्स बने हैं और कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हुई हैं? डू यू हैव फिगर्स? जो हमारे नीली 40,000 यतीमों की कफालत हुई है, सो इट्स अ ह्यूज नंबर। हम जो है ना बहुत हम ऐसे कहते हैं कि द होल साइकिल ऑफ पॉवर्टी हम ब्रेक करना चाहते हैं, फ्रॉम मैटरनल हेल्थ टू यंग चिल्ड्रन, यतीमों की, बेवा औरत की, खाने की, क्लीन सेफ हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन की, ऑल द वे ओवर टू एंड ऑफ लाइफ केयर जो आता है ना, ओल्ड पीपल होम। हमारा प्रोग्राम है अडॉप्ट अ ग्रांड, तो वहाँ नाज भी गई थी विज़िट करने के लिए। सो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ना वो सब फॉर 360, क्योंकि जो आदमी के पास पानी नहीं है, ज़हरी बात है, उसके पास खाना भी नहीं होगा,
ज़ाहिर बात उसके पास एजुकेशन भी नहीं होगा, तो एक उसकी ज़रूरत जो है ना वो उससे उसकी ज़िंदगी पूरी नहीं मुकम्मल नहीं होगी। वो सब ज़रूरतें उनकी होगी, बच्चों की सब ज़रूरतें होंगी। तो पेनी की अपील का ये है कि वो साइकिल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करने के कोशिश में है। बिल्कुल ठीक है, कीप डूइंग द गुड वर्क। नाज, आपकी तरफ आएंगे, पेनी अपील से आपका कनेक्शन कैसे जुड़ा और व्हाट इंस्पायर्ड यू? तो पेनी अपील हमारी एक ब्रिटिश चैरिटी है जो पार्लियामेंट में है, वो ये काम करते हैं, लॉन्च करते हैं रिपोर्ट, वहाँ भी बहुत काम करते हैं अडॉप्शन के बारे में और चीज़ों के बारे में। और यहाँ हमारी ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप है जिसकी मैं वाइस चेयर हूँ ब्रिटिश मुस्लिम्स की, वो भी इसको भी सपोर्ट करते हैं। और हमारे लिंक्स काफ़ी हैं क्योंकि वेकफील्ड में है, हम ब्रैडफोर्ड के हैं, हमारा तल्लक चैरिटीज जितनी भी है ना हमारे सब के साथ तल्लक रहता है। और पेनी अपील जब मैं आ रही थी तो उन्होंने कहा कि चलें हमारे भी प्रोजेक्ट, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं आई थी 3 साल पहले, तो इनकी जो घर है ना, जो बुज़ुर्गों का घर है स्वावा में, वहाँ गई थी और वहाँ बुज़ुर्गों से मिली थी और फिर मुझे खुशी हुई थी उनको दोबारा मिलने की। और जो बच्चियाँ पहली दफ़ा मैंने मिली हूँ, 2 घरों में 2 यतीमखानों में मैंने विज़िट किया है। और ऑनेस्टली कि मैं बताऊँ ना कि वहाँ की बच्चियों से इतना इंस्पिरेशन मिलता है, उनको जो मौके दिए जाते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करने के लिए, यानी कि एजुकेशन। एक जो है ना, एक केस बहुत मुझे दुख लगा था। अच्छा। वो था कि एक तो औरतें वहाँ जाती हैं, बच्चों औरों के बच्चे पालती हैं और अपने बच्चे भी वहाँ लेकर जाती हैं क्योंकि उनका सहारा कोई भी नहीं होता। और एक कैप्टाबाद की थी, इसी तरह उनके अब्बू का कत्ल हो गया था, तो वो औरत जो थी इन 2 बच्चों को लेकर यहाँ इस्लामाबाद आई। उसकी भी 4 महीने पहले, 5 साल से यहाँ काम कर रही थी और 4 महीने पहले उसकी भी कैंसर हुई और वो भी, उसका भी इंतकाल हो चुका। तो बच्चियाँ जब मिली थी ना, मुझे दोनों बच्चियाँ जब मिली थी, यकीन करें उन्होंने कहा कि हमने अपनी अम्मी की ख्वाब को पूरा करना है, मैंने डॉक्टर बनना है। वो अलजेब्रा पढ़ रही थी तो मैं कही थी ये क्या है, तो वो मुझे अलजेब्रा सिखा रही थी और इतनी ज़हीन थी, A स्टार स्टूडेंट्स माशाल्लाह। और अगर वो गांव में होती या कोई ना होता उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ एक को एक नवाला भी देना, एक ढंग का खाना जो है एक बच्चे को देना, वो भी कॉस्ट है क्योंकि यहाँ की डेली वेज होती है गांव में। और उन बच्चियों के लिए वो, मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह वो डॉक्टर बन के ही रहेगी, उसकी बहन भी डॉक्टर बन के ही रहेगी, अपने पाँव पर खड़ी होगी, हमारे समाज के लिए अच्छा होगा, यहाँ की तरक्की होगी। तो इस लिहाज से ना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करूँ कि वुमेन्स एम्पावरमेंट जो है ना वो एक अहम चीज़ है। मैं यहाँ इनके मर्दान गई थी, वहाँ इनने मस्जिद की तामीर की थी, वहाँ वो इनके डिज़ाइनर को लेकर गई थी, आबरा हैदर को भी, और वहाँ भी हमने यही कहा कि अक्सर जब पाकिस्तान को देखा जाता है तो ऐसी एनेक्स है कि वुमेन्स राइट्स आगे नहीं है, मगर देखिए ये एक कंट्री है जिसमें चैलेंजेस हैं, बिल्कुल चैलेंजेस हैं, मगर हम कम से कम करना हमें चाहिए कि औरतों को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों की एजुकेशन। यहाँ 22.8 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ते, उनमें से 56% लड़कियां हैं और 44 तकरीबन लड़के हैं, बच्चे हैं। जब भी मैं अभी फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में भी गई, वहाँ भी मैंने तकरीर की, जब तक आप बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा ये बताएं नाज कि आप बरतानिया की स्टेट मिनिस्टर फॉर विमेन एंड इक्वालिटीज़ हैं। अब जाहिर है प्रॉब्लम्स तो हम दोनों ममालिक की, बरतानिया में भी और पाकिस्तान में भी, ख़वातीन की डिफरेंट भी हैं और एक जैसी भी हैं। पोटेंशियल को आप कैसे कंपेयर करती हैं ख़वातीन के? देखें, यू कांट कंपेयर, सेब और अनार की कंपेयर नहीं हो सकती, ठीक है ना, या केले की और सेब की। सो वी कॉल एन एप्पल एंड अ पेयर, राइट। तो हाँ, उसको बराबर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वहाँ की अगर देखें तो वहाँ की जो गुर्बत है ना, जब भी मैं तकरीर करती हूँ पार्लियामेंट में, तो अभी कोविड की वजह से हमारे 2.8 मिलियन जो घर हैं वो एक मील स्किप करते हैं। वहाँ इंग्लैंड में इतनी गुर्बत है। मेरी कंस्टिट्यूएंट्स में सबसे ज़्यादा पैदा होती है जो गुर्बत है ना, चाइल्ड पॉवर्टी सबसे इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग चाइल्ड पॉवर्टी है मेरी कंस्टिट्यूएंसी में, ब्रैडफोर्ड वेस्ट में। तो वहाँ भी अगर जेंडर पे गैप देखें, रेस पे गैप देखें, वहाँ भी अगर FTSE 100 में देखें तो औरतें वहाँ भी कामयाब नहीं हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बैरूनी मुल्क हैं, वेस्टर्न मुल्क हैं, उन्हें वो औरतों के हकूक़ को सही करते हैं, क्योंकि मैं मुसलमान औरत हूँ, मुझे पता है कि मेरी चैलेंजेस वहाँ क्या है। मगर ये जो अगर GDP के लिहाज से देखा जाए वो 6 नंबर पर है ब्रिटानिया, सो 6 रिचेस्ट कंट्री, योर्स इज़ 198, तो कंपेयर नहीं कर सकते। मगर ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें जो औरतों की हकूक़ है ना, मैं यहाँ से जब बात करती हूँ, मेरी स्पीच के टाइटल थी इस्लाम, वुमेन एंड पाकिस्तान,
क्योंकि इस्लाम ने जो हमें 1400 साल पहले जो हमें हकूक़ दिए थे, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जो हदीसें हैं जिनको देखा जाता है कि औरतों ने जंगें लड़ी, एकेडमिक्स थी, साइंसदान थी, क्या क्या काम है जो औरतों ने नहीं किया, और हम रिग्रेस हो रहे हैं और पेट्रियार्की की वजह से रिग्रेशन हो रही है। और अगर देखें जब पाकिस्तान बना था, जो हमारे कायदे आज़म ने इसकी तामीर की थी, जब वो ख्वाब देखे गए थे अल्लामा इकबाल के, तो उस ख्वाब के उस वक़्त भी फातिमा जिन्ना अपने भाई के साथ साथ बैठती थी। तो हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी औरतों को आगे होना चाहिए। अब हिस्ट्री थी और अब हमारी रिग्रेशन क्यों हो रही है, तो इस पर मैं ज़्यादा तवज्जो देती हूँ और इसलिए इनके होम्स में ज़्यादा बहुत खुशी हुई बच्चियों को देख। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी नाज, फिर अदीम आपकी तरफ भी आएंगे कि वहाँ की पार्लियामेंट की मेंबर हैं आप, यहाँ पर भी पार्लियामेंटेरियन से मिली हैं। पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे, जिससे कि लोगों की फलाह बहबूद हो सकती है? देखो, यहाँ तो मैं कभी भी किसी हुकूमत पे जाकर वहाँ नहीं कह सकती कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी बिज़नेस वो जानते हैं, मैं नहीं कह सकती। मगर ये ज़रूर कहूँगी कि हम जो हैं इनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। यहाँ के जितनी भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो किसी पार्टी से भी तल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हमने गवर्नमेंट के साथ काम करना है। और पार्लियामेंट्री कॉकस को भी मैं जब पिछली दफ़ा आई थी, मैंने कैबिनेट, यहाँ के कैबिनेट को भी एड्रेस किया था, बारनेस वारसी भी आई हुई थी, और यहाँ के MNAs को पार्लियामेंट से पार्लियामेंट हमने ट्रेनिंग दी थी और वो डेलीगेशन मैंने लीड की थी। और अब भी मैं चाहती हूँ कि जितना भी हमारे यहाँ मलिका बुहारी हैं, उन्होंने इपरी में जाकर मैंने वो लेक्चर किया था, डिस्टिंग्विश लेक्चर किया था कश्मीर और स्ट्रैटकॉम्स के, व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्स टू कश्मीर। और वहाँ जो स्ट्रैटकॉम्स की स्ट्रैटेजी में बात की थी, तो मलिका बुहारी ने भी मैं बहुत प्राउड होती हूँ कि ऐसी औरतें यहाँ हैं, जैसे मलिहा लोधी को मिली हूँ। उनके कंधों पर हम आगे बढ़ते हैं। बेशक वो इस मुल्क में है, मगर हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि यहाँ आपकी चाहे किसी भी पार्टी से कोई तल्लुक़ रखती है, जब औरत कामयाब होती है ना, तो वो औरत की कामयाबी हम सब औरतों की कामयाबी होती है। तो इस लिहाज से मैं ज़रूर कहूँगी कि हमने औरतों को नहीं कहना, अगर कहना है तो मर्दों को कहना है, क्योंकि प्रॉब्लम औरतों की नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर्स की। और जब तक आप कल्चर नहीं शिफ्ट करेंगे, तो वो कल्चर किसकी जिम्मेदारी है? वो मर्दों की है, ये औरतों की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि यू डोंट हैव टू बी अ वुमन टू बी अ फेमिनिस्ट, यू डोंट हैव टू बी अ मुस्लिम टू अंडरस्टैंड इस्लामोफोबिया, यू डोंट हैव टू बी ब्लैक टू अंडरस्टैंड रेसिज्म। तो जब तक हमारे भाई, बेटे, मामू, चाचे सब हमारे पीछे नहीं खड़े होंगे, हमको आगे नहीं करेंगे, तो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम उनकी है, हम औरतों की नहीं है फिक्स करने के लिए, मर्दों की। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। अच्छा अदीम, आपकी तरफ आते हैं कि ये जो आपकी बुक है जो अब आई है, स्मॉल चेंज बिग डिफरेंस, अच्छा इस पे लिखा हुआ है 0 to 100 million people, 100 million pounds in just 10 years। तो ये इसके बारे में कुछ बताएं, ये जो सक्सेस है इस बुक की, ये कैसे हुई, और 0 से 100 million pounds तक का सफ़र ये कैसा था आपका? तो ये जो है ना, ये जर्नी है पेनी पिल की। जो पेनी पिल की जर्नी शुरू हुई थी जब मैं सिर्फ 6 साल का था और मेरे वालिद साहब फोत हो गए थे। और उस टाइम पे जो है ना, वहाँ इंग्लैंड में हमारी बहुत देखभाल होती है गवर्नमेंट के हवाले से, स्कूल यूनिफॉर्म के, एजुकेशन, हेल्थ, मील्स, सब हवाले से फुली सपोर्ट करते। लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमी महसूस हुई थी। यू नो, माई मम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी लाइक नाशा, मम इज़ अ वेरी पावर हाउस। लेकिन यू नो, देयर इज़ ऑलवेज यतीम ही होता है। तो उसका जो है ना महसूस इतना नहीं हुआ था यूके में। जब लेकिन मेरी बिज़नेस सक्सेसफुल हुई थी और मैं वापस पाकिस्तान लौट आया, तो फिर मुझे फील हुआ था कि पॉवर्टी क्या होती है, असली पॉवर्टी क्या होती है। जब मेरे वालिद साहब गए थे इंग्लैंड, तो इन्होंने छोटा सा मकान गांव में बनाया था, मड हाउट। और वो मैं उसके बारे में आस्था था कि मेरा जो डबल गैरेज है ना घर पर, उसकी बेटर फाउंडेशन है, बेटर इलेक्ट्रिक्स है, बेटर इंस्टॉलेशन है, और ये क्या है, एक मड हट है। तो ये यू नो, दैट वाज जस्ट अमेजिंग फॉर मी टू रियलाइज दैट खुदा के, यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह सो मच that if I was born, मेरी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, तो I would not be able to afford one pair of shoes। उस गांव में ना सड़क है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिक है, ना यू नो नो गैस, तो वो बिल्कुल आइसोलेटेड था। तो उसके बाद मैंने एक टीचर को सपोर्ट किया था, उसका नाम था अली जो है ना, वो इतना उसके पास मोहब्बत थी और रिस्पेक्ट था। जब वो ज़्यादा था तो पीछे से वॉक करता था, लाइक माइकल जैक्सन मून वॉक। तो उसकी इतनी इज्जत थी, तो वो मुझे शुक्रिया अदा करता था, बहुत थैंक यू। वो एजुकेशन के बाद में
if you take the generation, if you get them out of poverty, you fix you get them out of that, give them education, you get them out of poverty, you lift them out of poverty. तो उसकी तनख्वाह जो थी ना 30 पाउंड थी, 30 पाउंड अ मंथ स्टर्लिंग। तो जब मैं वापस गया था इंग्लैंड तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर गाड़ी थी, तो गाड़ी खाली थी, उसके पेट्रोल नहीं था, तो मैंने फिल की थी गाड़ी उसमें, यू जस्ट लीव है क्योंकि ओके नो प्रॉब्लम। तो जब वो क्लिक हुई ना तो मैंने देखा ऊपर उसके 90 पाउंड्स, तीन महीने की तनख्वाह। तो अली की जो तनख्वाह है, अली की ज़िंदगी, उसकी वाइफ की ज़िंदगी, बच्चे 4 बच्चे उनकी ज़िंदगी, अली के माँ बाप की ज़िंदगी, 3 महीने मैंने अब मेरी गाड़ी में डाल दें, बस ख़त्म। आई वॉज सो डिस्गस्टेड, मैं आई वाज ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया है। अली की जो है ना इतनी दिस कंपैरिजन इज़ अनबिलीवेबल। हमारी गाड़ी में पेट्रोल होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, हमारे कॉफ़ी क्या होते हैं, जिम मेंबरशिप होते हैं, ये हम पैसा ज़ाया करते हैं, ऐसा ज़ायद करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव मेट अली। अली से मुलाकात हुई, अली से बातचीत हुई, मोहब्बत हुई। तो मैंने उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि पेनी अपील जो है ना, छोटा सा पेनी जो हम पेनी हैं अपील करें। तो ये एक चैरिटी नहीं है, ये ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है ना वो हमारे पीछे एक मूवमेंट है। दैट्स वाई द सक्सेस ऑफ पेनी अपील इज सो ह्यूज। द लाइक्स ऑफ नाशा MP, द लाइक्स ऑफ जेम्स खान, महविश हयात, who we've had here before, people love that movement के स्मॉल चेंज उनकी जो है ना 1 पाउंड 2 पाउंड 5 पाउंड 10 पाउंड महीने की उनकी जो है डोनेशन होती। और ये मज़े की बात है, ये एक इस्लामिक तरबियत भी है। इस सुन्ना ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दैट you give small but you give often। ये जो नहीं है 1 लाख पाउंड या करोड़ देंगे एक वक्त हमारी चैरिटी हो जाए, लेकिन थोड़ा सो। एंड इट्स ब्यूटी बिकॉज आई लर्न, मैंने जब पाकिस्तान में I learned about the charity, I learned about the hospitality, I learned about the success in many ways। पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानों को देखकर, क्योंकि यहाँ पर जब कोई आएगा ना मांगने के लिए, वो थोड़ा सा छोटा सा जो पैसा है ना, वो यहाँ पर ये लो, this is the exact the same thing। अल्हम्दुलिल्लाह पेनी अपील जो है ना वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे पास, बहुत सारा काम किया 52 कंट्रीज़ में, ग्लोबली हम काम करते हैं। इमरजेंसी just shy of 2 million pounds sterling हमारी every year जो है ना पाकिस्तान में हमारे होता है। तो ये द जर्नी ऑफ पेनी अपील, इसका जो सफ़र है वो बहुत अमेजिंग हाइज, लेकिन इसमें बहुत सारे लोज भी थे कि लोनली टाइम, सैक्रिफाइस, हार्ट ब्रेक्स, पेन। तो वो भी हमने इस बुक में शामिल किया कि हाउ डू यू क्रिएट a world leading organization, how do you create an organization which not only helps feed people but also what we want। हमारी जो है ना ख्वाहिश है कि this organization will also inspire, दूसरों को इंस्पायर करेगी। जो मेरे पास वालिद नहीं थे जब मैं 6 साल का था, तो सब ने कहा था ये इसका क्या होगा। मुझे वो मेमोरी बहुत विविड है कि मेरे एंटीज़ भी, लोकल कम्युनिटीज़ के एंटीज़ भी, बस अल्लाह इसका मालिक है। लेकिन I did not let that stop me, and it's all about the teamwork। We have a very cheesy saying in Penny Appeal, I've got बहुत सारी cheesy sayings है, लेकिन एक जो है ना वो teamwork makes the dream work। मेरी जो ड्रीम है ना, मेरी जो kind of vision है, वो अकेला मैं नहीं कर सकता। We have to have people around you, you have to have good people around you to come together and drive that vision, drive that dream forward, make that dream a reality। सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी अदीम साहब। मतलब सुन के ही वो अली वाली बात जो आपने कहा कि मैंने अपने गाड़ी की टैंक में उसकी 3 महीने की तनख्वाह भर दी, एंड जस्ट लाइक दैट आई वाज जस्ट आई वाज फीलिंग कि भाई कुछ करना है। हैट्स ऑफ टू यू अदीम। फाइनली फ्यूचर विजन क्या है आपका पेनी अपील के लिए? पाकिस्तान के लिए जो फ्यूचर विजन है कि हम पॉवर्टी एलिविएट कर देंगे, and this is my own reality, my own journey has been something which has been astronomical success, and I believe we can do it। पाकिस्तानी हम देखते हैं पाकिस्तानी people जो UK में होते हैं, top surgeons, top lawyers, top solicitors, top accountants, जो सब top profession में होते हैं, वो उनमें शामिल होते हैं पाकिस्तानी। तो why can Pakistani people not make Pakistan the great country that it needs to be, that it should be? तो वो कैसे करेंगे? तो हम जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ब्रिटिश पाकिस्तानीज़, अमेरिकन पाकिस्तानीज़, कनेडियन पाकिस्तानीज़, ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानीज़, हमारी जो इवन द सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, हमारे दिल की गहराइयों में यही है
कि हमारी जो मुल्क है ना वो ग्रेट हो जाए। तो इंशाल्लाह दिस विल बी अ ह्यूजली ग्रेट country once again, and we all want to be part of that success. इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह वी ऑल विल बी द पार्ट ऑफ दैट सक्सेस। फाइनली नाज, आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स को क्या एक वन लाइन मैसेज आप देना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे दिल से मोहब्बत से और वेलकम किया पाकिस्तान की बेटी हूँ, कश्मीर की बेटी हूँ, और मुझे बहुत ही 3 साल के बाद तकरीबन आई हूँ, और बहुत ही बेहद खुशी हुई प्रोजेक्ट्स को भी देखकर, यहाँ की जो मसाइल थे उनको सुनकर, यहाँ के जो मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से जो मेरी मुलाकातें हुई हैं। इंशाल्लाह हमारी डायस्पोरा कम्युनिटी को और पाकिस्तान की रिलेशनशिप इससे मजबूत होती जाती है, मजबूत थी और आगे से भी मजबूती से ही चलेगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाज शाह, मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट, और अदीम यूनुस, द फाउंडर ऑफ पेनी अपील। इसी तरह आप दोनों काम करते रहें और हम भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना डालते जाएंगे। नाजरीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। नाजरीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं इंसानों की, और ज़ाहिर है हमारे पूरे प्रोग्राम जो होते हैं वो इंसानों पर के लिए डेडिकेटेड होते हैं। कभी हम किसी की प्रॉब्लम उठाते हैं, हम कभी किसी का इशू उठाते हैं, लेकिन एक इशू जो बहुत कम हाईलाइट होता है और बड़ा उसको कहेंगे कि एयर टाइम भी बहुत कम मिलता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है बतौर इंसान। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बात करें, उनके उस जानदार के साथ रवैये की बात करें, कहीं भी हम उठाकर देख लें तो वो भी एक जानदार है। और मैं बात कर रही हूँ किस जानदार की? जानवरों की, कुत्तों की, बिल्लियों की। वो जो हमारे जानदार हैं जो कि बोल नहीं सकते, जो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जुल्म हम उन पे सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर हम देखें तो हमने सामान लादा होता है गधों पर, और हम उनकी ज़रूरत और उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा उन पर वज़न डाल रहे होते हैं। ये तो बड़ी आम सी मिसाल है। इसके अलावा अभी आपको कहानियाँ सुनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके हवाले से क्या क्या जुल्म इन पर ढाए जाते हैं। मुर्गों की लड़ाई हम बड़ा इंजॉय करते हैं कि हमारे मुर्गे जो हैं वो लड़ रहे हैं, हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट का एक वो माहौल होता है, लेकिन असल में उनको तकलीफ हो रही होती है। और इसी किस्म की हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद हम सोचते नहीं और हम किए जाते हैं। इस हवाले से हम खास तौर पर आज बात करेंगे। कतरीना हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं CDRS बेंजी प्रोजेक्ट की। इनकी एक और वजह शोहरत भी है, और वो ये है कि ये बड़ी मायनाज सहाफ़ी भी हैं पाकिस्तान की। लेकिन अब इन्होंने जो अपना मिशन बना लिया ज़िंदगी का, वो ये है कि CDRS बेंजी प्रोजेक्ट, इनके बारे में जानते हैं ये क्या है और कैसे इनको ख्याल आया कि ये काम शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम कतरीना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम शिफा। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, और बहुत शुक्रिया कि यू आर डूइंग दिस। थैंक यू। दिस वाज अमेजिंग जब हमें पता चला, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आई एम एन एनिमल लवर माई सेल्फ। 5 बिल्लियाँ हैं घर में, 2 कुत्ते हैं, परिंदे वरिंदे हैं। आपके घर में क्या सूरत हाल है वैसे? 17 बिल्लियाँ हैं और 2 कुत्ते फिलहाल। देखें, चेक करें अपने घर में। हाँ, लेकिन अच्छा, अब इसके बारे में ज़रा आते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, बेंजी प्रोजेक्ट, और कुत्तों बिल्लियों के हवाले से कैसे उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करेगा? एक्चुअली अगर हम बात करें तो सिर्फ ये जानवरों की फलाह बहबूद का काम नहीं हो रहा है, ये इंसानों के लिए भी हो रहा है। इसलिए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि कुत्ते काटते हैं, सबको खौफ होता है कि कुत्ता काट लेगा, पागल कुत्ता है, फला फला। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे सबको बताना चाह रही हूँ आपके थ्रू, कि पागल कुत्ते का वर्ड जो है उसको डिवाइड करें। एक तो होता है कि वो कुत्ता जिसको रेबीज वायरस हो, वो बिल्कुल ही खतरनाक है, खौफनाक है, उसकी दूर से असरात नजर आ जाते हैं। उसके मुंह से झाग निकल रही होगी, वो पानी से ऐसा भागेगा जैसे कि तेजाब है, उसकी दुम बिल्कुल दबी हुई होगी। रैबिट कुत्ता या जिस कुत्ते को रेबीज वायरस है उससे दूर रहिए। ये उसके सिम्टम्स हैं। एब्सोल्युटली, दूर से आपको नजर आ जाएगा कि मुंह से झाग, और पानी को वो बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हैं। रैबिट कुत्ते का लाइलाज है, खतरनाक है, लेकिन रेबीज वाले कुत्ते पाकिस्तान में लाखों में 1 या 2 होते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर सबको रेबीज होने लगे तो सारे कुत्ते मर चुके होते हैं, बिकॉज इट्स फेटल। हाँ जी। कुत्ता भी मर जाता है, इंसान भी मर जाता है। फिर एक होता है अग्रेसिव कुत्ता, जो ग्रुप बन जाता है, 5-10 कुत्ते साथ हो जाएंगे, लोगों को पीछे भागेंगे। ठीक है, अब इसके हवाले से हम ये काम कि हमने करना है कि इसको रोकता है, तो इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप कुत्तों को पकड़े, उनको न्यूटर करें, उनको रेबीज का वैक्सीन दें और उनको फिर आज़ाद कर दें। TNVR जिसको हम कहते हैं। तुर्की में ये हो रहा है। सारे मुल्कों ने, हमने पहले सोचे थे कि कुत्तों को मार दो। पाकिस्तान में मेरे बचपन से शूट कर देते थे, शूट, जहर, अगर या कहीं दूर छोड़ आते थे, दूर छोड़ा है, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप जानवरों को मारते रहें तो अगर ये सोल्यूशन था तो आज में पाकिस्तान में कुत्ते होने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन अभी भी हैं। TNVR एक बिल्कुल ऐसी
फैसिलिटी है, एक ऐसी चीज़ कि आप कुत्तों की पॉपुलेशन को कम करते हैं ताकि वो बच्चे पैदा ना करें, और वो वैक्सीनेटेड होते हैं तो नुकसान भी नहीं, बीमारी भी नहीं पहुंचा फैलाते। सकते। और सबसे अहम बात जो मैं लोगों को बार बार ये कहती हूँ कि एक जिसको हम कहते हैं ये गलीज है, ये है, वो है, जिसको मैं कहती हूँ लावारिस जानवर, आप उसको पत्थर के बजाय एक सूखी रोटी डाल दें, वो आपके लिए जान देने को तैयार हो जाता है। वो आपके घर की दिफा करेगा, आपके फैमिली की दिफा करेगा। आपके बच्चे अगर गली में खेल रहे हैं, कोई उनके करीब नहीं आ सकेगा, इसलिए वो कुत्ता वहाँ पे होगा। वो इंटेंट स्मेल कर लेते हैं। अगर कोई गलत नियत से कोई बंदा आता है ना, वो फौरन गुर्राना शुरू हो जाएंगे इंस्टेंटली। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि हमने इस पे हमने शुरुआत की है। और फिर ये कि लोग सोचते नहीं है कि कुत्ते को आपने पत्थर मार दिया, उसको ज़ख्म हो गया, आप तो चले गए, उसमें मक्खियाँ अंडे दे देती हैं और वो इतना सा ज़ख्म 3-4 दिनों में इतना बड़ा हो चुका होता है और अंदर तक कीड़े चले जाते हैं, वो जानवर तड़प तड़प के मरते हैं। मैं इसे बोलना शुरू करूँ, शिफा चुप नहीं होंगी। हम करते हैं बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं, जिस तरह मैंने कहा वो मुर्गों को लड़ाना अपनी अम्यूजमेंट के लिए, सिर्फ कुत्ते बिल्लियां नहीं, बहुत से जानवर, गधे पे हम इतना काम कराते हैं उससे, इतना हम लोड उस पे डाल देते हैं कि वो बेचारा चल नहीं सकते, वो दबे हुए उनके नीचे और चल रहे हैं, और हम बड़े आराम से पहुंचा देंगे, आपका सामान है पहुंचा देंगे, गधे पे ला देंगे। तो इस शेल्टर का आप जरा बताइए कि ये किस तरह से आपने इनिशिएट किया और अब इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज होंगी, किस किस जानवर के लिए? पहली चीज़ तो ये कि अकेले जारी बात है कोई नहीं कर सकता, और हमें बहुत जेनरस डोनेशंस मिली हैं पाकिस्तानी अमेरिकन से। अच्छा। खास तौर पे एक साहब है अमेरिका में, उन्होंने, वो कहते हैं मेरा नाम ना लो, लेकिन उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फंडिंग दी है जिससे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कि एक मॉडल प्रोजेक्ट है, ये इस्लामाबाद में TNVR सेंटर एंड शेल्टर। तो उसके साथ हम ये कर रहे हैं कि हर महीने 100 से ज़्यादा कुत्तों को हम पकड़ेंगे, उनके ऑपरेशंस करेंगे, उनको एंटीबायोटिक्स के टीके देंगे, उनको रेबीज़ के टीके देंगे, और जब वो बिल्कुल हील हो जाए तो उनको वापस उसी जगह लेके जाएंगे जहाँ से उनको उठाया था। बहुत से लोग पूछते हैं कि नहीं हमारे मोहल्ले से निकाल दो, ये एक ज़रा सेल्फिश बात है। देखिए, आप अपना मसला उठा के अपनी गली से निकाल के किसी और के, और उस जानवर पे भी जुल्म है कि वो जानता है कि उसको यहाँ खाना मिल जाएगा, यहाँ पे उसका ठिकाना है, आप उसको कहीं और डाल दें तो उसको फिर उन कुत्तों से लड़ना पड़ेगा जो वहाँ पे ऑलरेडी मुकीम है, जिनकी टेरिटरी है वो, जिनकी टेरिटरी है वो। सो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज़ कि आप इनकी आबादी कम करें इंसानियत के साथ ऑपरेशन करके, और आहिस्ता 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 इनकी आबादी खुद ही कम हो जाएगी। लेकिन कुत्तों की पॉपुलेशन को ख़त्म करना सबके लिए ख़तरनाक है, और वो बताऊं मैं क्यों? बिल्कुल बताइए। मगरिब के वक्त ज़रा कूड़े के ढेर पे चली जाएं, इतने बड़े बड़े चूहे होते हैं वहाँ पे, इतने बड़े, मैंने खुद देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुत्ते उन्हीं कूड़ों के ढेरों में खाने के लिए जाते हैं और इन कुत्तों को, चूहों को मारते हैं। और अगर उनको आप कुत्ते मार दें, हाँ, तो चूहे कैसे मरेंगे? चूहों की आबादी हमारे घरों के अंदर ऐसी तबाहकुन तरीके से आएगी कि फिर मैं देखती हूँ कि क्या करेंगे। मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा ये। अर्बन इकोलॉजिकल सिस्टम को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यू हैव टू थिंक, सोचें कि यू नो नेचुरल प्रेडेटर चूहों का, इतने बड़े वाले, छोटे चूहे तो बिल्लियां भी मार लेंगी, जो बड़े वाले जो होते हैं खौफनाक किस्म के, और उनकी बीमारियां वो भी बड़ी खतरनाक हैं। डिप्थीरिया, डिस्टेम्पर, रेबीज, प्लेग। 1992 में भारत का एक शहर है सूरत, हम समझते ना प्लेग 16th-17th सेंचुरी, 1992 में भारत में प्लेग आया था और फैल गया था पूरे शहर में। बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द रैट्स। बिल्कुल सही। So, हमें ये चीज़ें सोच के काम करनी है, बट सोल्यूशन है। और ये जो TNVR सेंटर हमने शुरू किया है, यहाँ से मैं हम दिखाना चाहते हैं कि ये तरीका है, इस तरह किया जा सकता है। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ, इस्लामाबाद में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जब हमने शुरुआत की इसकी, तो इस्लामाबाद के कमिश्नर ने कुत्तों को मारने पे मॉरेटोरियम लगा दिया, बैन कर दिया कि कुत्तों को, हम लावारिस कुत्तों को नहीं मारेंगे। और मुझे शदीद दुख है कि उसके बावजूद ये सोसाइटियों वगैरह में लोग फिर भी मार रहे हैं। मेरे पास इस वक्त, शिफा, मैं आपको, आई वॉन्ट टू पीपल टू क्राई, मेरे पास इस वक्त 14 छोटे छोटे पपीज़ हमारे पास आए हैं जिनकी माओ को जहर दे दिया गया है। इसी शेल्टर में? नहीं, हमारे पास पपीज़ शेल्टर में माओ को किसी सोसाइटी में जहर दे के मार दिया गया है। कितना बड़ा गुनाह है कि दूध पिलाने वाली माँ को आप जहर दे के मार दें। एंड मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब ये जहर दे देते हैं और हम बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कुतियाँ आंसुओं से रो रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। She's looking at her babies and she's crying.
नहीं, आप अगर किसी जानवर को, अगर थोड़ा सा आपके अंदर दिल और थोड़ा सा हो ना फीलिंग्स, आप जानवरों को देखें और उनके चेहरे पे आपको खुशी भी नज़र आएगी जब वो खुश होंगे, कंटेंटमेंट भी नज़र आएगी जब वो दे आर फीलिंग सेफ, सिक्योर, कंफर्टेबल, और उनके चेहरे पे दुख और दर्द भी नज़र आएगा अगर उनको कोई फिजिकल है या इमोशनल है, ये भी आपको उनकी आंखों में नज़र आ जाता है। शिफा, ममता की बात करें, हम लोग सोचते नहीं है। अभी मरगला हिल्स में जो आग लगी थी और फिर मैंने एक तस्वीर देखी कि एक चिड़िया का घोंसला, उसमें माँ और छोटे छोटे बच्चे, वो चिड़िया उड़ सकती थी, वो झुलस के वो मर गई अपने बच्चों के साथ। ममता, हर जीती जागती चीज की ममता जो होती है ना, उसको फिर हम कितनी बदवाएं लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वक्त कि जो हमारी सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और जो हमारे प्रोविंशियल और एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशंस, खुदारा कुत्तों को मारना छोड़ दें। हम वर्क विद पीपल, हम अकेले नहीं हैं, और इदारे भी हैं जो ये काम कर रहे हैं। आप हमसे रब्ता करें, कॉन्टैक्ट द प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बनाएं। बिल्कुल। हम तो आप लोगों का टारगेट अब है क्या, कितने पर डे या पर वीक या पर साल आपका क्या है, कितने लोग कुत्तों को? 80 कुत्ते एम्बिशियसली हर 2 हफ्ते 80 कुत्तों को हम प्रोसेस करेंगे। सही है। तो महीने के वी होप के 160, लेकिन उसके साथ हमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास इतने जख्मी और ये पपीज मरे जिनकी माँ मार दी है, और जख्मी जानवर भी आ रहे हैं, तो उनका भी हम ख्याल रख रहे हैं। तो हम लोग का TNVR कैंपेन, जो सेहतमंद कुत्तों को लाके उनका ऑपरेशन करना, उसमें ज़रा सा हमें प्रॉब्लम हो रही है, स्लो हो रहा है। तो कल ही हम फैसला ये कर रहे हैं कि उसको वील हैव टू रिड्यूस रेस्क्यूइंग अ लिटिल बिट। जो बहुत शदीद नुकसान जिस कुत्ते को हुआ हुआ है या जो तकलीफ में है, और सिर्फ कुत्ते नहीं, हमारे पास बिल्लियाँ भी हैं। बिल्कुल। हमने कैटरी भी बनाई हुई है, एंड ये एक मेरा बिलीफ है कि वहाँ पे हमने बहुत खूबसूरत उसको सजाया है। अच्छा। उमूमन ये कैट ट्रीज और ये सारी चीज़ें ये इंपोर्ट होती हैं, हमने पाकिस्तान में बनवाई हैं। अच्छा। एब्सोल्युटली। क्या बात। वी वांट टू डिस्करेज इंपोर्ट्स, कहते हैं ये चीज़ें लोग लेना बन सकती हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान में बनाइए। और मेरी पूरी ये दुआ है कि अब जैसे कि बहुत से लोग जो शौकीन होते हैं वो अपने जानवरों के लिए खिलौने भी लेते हैं, वो भी इंपोर्ट होते हैं। तो मेरा अगला मरहला ये है कि वो खिलौने जो हैं वो सिंध बलूचिस्तान की गोठ में जो औरतें रहती हैं वो बनाएंगी, ताकि जब आप खिलौना खरीदें तो आप जानवरों उनकी भी मदद हो रही है, आप अपने जानवर को जो दे रहे हैं खेलने के लिए, तो इट्स हेल्पिंग अदर एनिमल्स एंड इट्स हेल्पिंग दोज वुमेन। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही। ये चीज़ें वी वांट टू, सबसे अहम बात शिफा, ये कुत्तों की मोहब्बत में ये प्रोग्राम कम है, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए ज़्यादा है। दिस इज अ पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कतरीना हुसैन साहिबा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और नाजरीन, खुदा का वास्ता है, कुत्तों को, बिल्लियों को, ये बच्चों, अब हम जब सिखाते हैं, बच्चा पत्थर मार रहा है, हम उसको कुछ नहीं कहते, ये चीज़ें बड़ी बेसिक होती हैं। और बचपन से अगर आप सिखाएंगे, जानवरों की मोहब्बत बच्चों में डालेंगे, उनको तो बड़ा प्यार होता है। इंसान के बच्चे को कुछ नहीं पता, वो तो दुनिया में बिल्कुल कोरा कागज़ के तौर पर पैदा होता है, उसको हर चीज़ हम सिखाते हैं, वो अपने माँ बाप से सीखता है। तो जैसा रवैया हमारा जानवरों के साथ होगा, वैसा रवैया हमारे बच्चों का जानवरों के साथ होगा। हम प्यार करेंगे तो बच्चे भी प्यार करेंगे। तो ख्याल रखें जानवरों का, जानवरों से घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी को ज़ख्मी आप देखते हैं, किसी हॉस्पिटल पहुंचा दें, शेल्टर पहुंचा दें। और CDRS का बेंजी प्रोजेक्ट तो है ही इस्लामाबाद में, बाकी भी शहरों में हमारी दुआ है कि इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आएँ सामने और जानवरों की फलाह बहबूद के लिए भी काम हो और इंसानों की भी फलाह बहबूद के लिए काम हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कतरीना साहिबा, लवली इनिशिएटिव, ऑल द वेरी बेस्ट, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। ज़रूर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे कुछ रोड सेफ्टी अवेयरनेस के हवाले से हमारे साथ होंगे उसी हवाले से एक बड़े पर्टिनेंट मेहमान जो कि हमें बताएंगे कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैसे फैलाई जा सकती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ साल से पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसा बढ़ने की वजह से ये एक सेहत आमा का एक संगीन मसला बनता जा रहा है और हर साल हज़ारों ख़ानदान छोटी छोटी गलतियों की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। रोड सेफ्टी अवेयरनेस के हवाले से हम बात करना चाह रहे थे और कुछ इनिशिएटिव्स थे जो कि मोटरवेज़ और हाईवेज़ की अथॉरिटीज़ ने लिए थे, उन पर हम बात करेंगे कि जिससे हमें ये यकीन हो जाएगा कि वो हमारी हिफाजत के लिए काम कर रही हैं। आपकी बात करवाते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं DIG मोटरवेज़ एंड हाईवेज़ अली शेर जखरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मैम, आप कैसी हैं? खैरियत से? हम अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछ लेते हैं कि हमारे यहाँ कवानीन भी हैं, जुर्माने भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो अथॉरिटीज़ की तरफ से भी होती हैं, लोग भी कुछ ऐसे हैं जो बड़े रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स हैं। हादसात के बढ़ने की वजह आपको क्या समझ में आती है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैम थोड़ा सा मैं प्रीलूड दूंगा आपसे, 1 मिनट का प्रीलूड बहुत ज़रूरी है, फिर मैं इन वजूहात और उनकी नॉन कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूंगा। जी देखें, दुनिया में इस वक्त जितने अमवात अपने एक्सीडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं वो 13,50,000 हो रहे हैं। अगर उसको पाकिस्तान परस्पेक्टिव से लेके आते हैं, इस वक्त 30 से लेके 33,000 हमारे पाकिस्तान में सिर्फ डेथ टॉल है। कोलेटरल डैमेजेस की बात करते हैं, आपको पता है कि जो हैंडीकैप्ड हैं, ट्रामाटाइज्ड हैं या फॉर दैट मैटर अगर वो अफेक्टेड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो फिगर आपका 50,000 से लेके 80,000 तक कभी पहुंचता है। अगर इनको कंपेयर करते हैं, टेररिज्म का फिगर हमारे पाकिस्तान में 5,000 है। मैं सिर्फ कोविड की बात करता हूँ, इस वक्त उन्होंने हिला के दुनिया को रख दिया है। पाकिस्तान का फिगर इस वक्त 27,000 2 सालों में पहुँचा है। तो अगर 1 साल की फ़िगर की बात करते हैं वो 14,000 पर एनम की बात हो रही है। यहाँ पे वो 33,000 प्लस कोलेटरल डैमेजेस इनके अलावा हैं जो 50,000 से ऊपर चला गया। इसी हालात में, इसी सिचुएशंस में मुझे पता है कि जो एज हमारा फैक्टर अफेक्ट हो रहा है वो 19 से 29,000 और 29 ईयर्स एज वाले हमारे यंग जो हमारा जनरेशन है वो अफेक्ट हो रहा है। जॉब पे वो लोग हैं। गुर्बत की हालत ये है कि 40% हमारे पास गुर्बत का फिगर अभी हम क्रॉस कर चुके हैं। एजुकेशन की हालत आपको पता है कि हेल्थ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम क्यूरेटिव साइड पे देख रहे हैं। जो अफेक्ट हो गया अफेक्ट ही होता रहता है, उसकी उस लेवल की इलाज नहीं होती, जो दोबारा उसी कंडीशन में आते आते उनको 10 साल हो जाते हैं। इन सब को सिर्फ जहन में रखते हुए अगर हम देखें कि हमारे 50,000 बंदे जब पर एनम अफेक्ट हो रहे हैं तो दुनिया का एक अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इज़ टचिंग वन ऑफ दोज कंट्रीज़ के हु आर बैडली अफेक्टेड। बिल्कुल। अब इसमें सिर्फ 3-4 इश्यूज़ हैं जो उनको हम अगर सिर्फ वो कहते हैं कि वी नोज समहाउ वी आर नॉट अवेयर, वो अवेयरनेस लाने के लिए एक कैंपेन NHMP जो हमारे मोटर पुलिस है उनकी एक इंसेप्शन हुई है। आपको पता है कि इंसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, बेसिक ऑब्जेक्टिव नंबर 1 हमने यही रखा, एजुकेशन एंड सेंसिटाइजेशन। सही। लोगों को खड़े होके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को टच करते हुए, मदारस को हमने नहीं छोड़ा है। हम जहाँ कहीं जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हमने टच कर, यूनिवर्सिटीज़ को हमने टच किया है, हमने थीम वॉल्स दिए हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को टच किया है, सिर्फ इसलिए कि एक बार इनके जहनों में ये बात आ जाए कि ये इशू कितना इम्पॉर्टेंट है। सेकंड हमारा कोर वैल्यू जिस पे हम बहस कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम हेल्प करते हैं। जहाँ पे कोई गाड़ी ख़राब हो हम उनको ये नहीं कहते कि आप अल्लाह के आसरे हैं, या वैसे ही अल्लाह के आसरे तो हर बंदा होता है, अल्लाह ने कुछ वसाइल हमें ही भेजा है कि उनकी हेल्प करें। जब उनको हेल्प करते हैं वही चीज़ हम मैसेजेस दे देते हैं तो उनके नज़रों में आ जाते हैं कि यार ये गाड़ी आप अगर वहाँ चेक करके आप स्टार्ट कर लेते। आपको पता है कि एक अनफॉर्चुनेट सीन हमारा सियारकोट मोटरवे में हुआ था, वो हमारे एम्बिट में नहीं भी आ रहा था, उसके बावजूद एक चीज़ क्लियर कर था, अगर उसको थोड़ा सा वो कहते हैं कि पहले ही ज़रा सोच के ये गाड़ी चला लेते तो मेरे ख्याल में ऐसे इंसिडेंट या ऐसे वाक़यात नहीं होते। बिल्कुल तो सही है। उसी हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट इज़ द लास्ट रिसॉर्ट। हमें कोई पैसा कलेक्शन वाली बात नहीं है, वी आर नॉट कलेक्टर्स, दिस इज़ द कम्युनिटी पुलिसिंग। एंड ये शेप और NHMP की जो इतनी सारी रेपुटेशन बनी है, जो आइकॉन ऑफ एक्सेलेंस बन चुका है, जो दुनिया लेवल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि अगर किसी एक डिपार्टमेंट को आपको उठा के पाकिस्तान में देखें जो करप्शन लेस और हैरेसमेंट फ्री है, जो लेडीज़ को एम्पावर करके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में लाए, वो NHMP है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें और हमारा रिस्पांस देखें, जहाँ पे कंप्लेंट्स आते हैं 130 को आप डायल करें। अभी भी मैं आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह देता हूँ, आप डायल करें इसी वक्त आपको 6 से 8 मिनट के अंदर अंदर आपको बिल्कुल सही है, मिल जाता है अपने। तो ये चीज़ है कि हमने अपने क्रेडेंशियल्स जी कंप्लीट कर लें, सॉरी। हाँ, मेरा ये है कि सिर्फ 3-4 इश्यूज़ हैं। आपको पता है जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो हमारे पास पता है कि एक्सीडेंट रैकलेस, ड्राइवर्स की कमी है, ट्रेन ड्राइवर हमारे पास नहीं है, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हमारे कराची में आपको पता है कि मैं
आपको बता दूं कि मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई हमारा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट नहीं है कि लोगों को ट्रेन करके आप रोडों पे लेके आए। सर, जो ड्राइविंग के लाइसेंस की बात हो रही है, किसी हॉस्पिटल में बिठा देंगे, वो ट्रीटमेंट क्या करेगा? बिल्कुल सही है। अब जो हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रही है, उनको ओवरकम करने के लिए, अगर उनको थोड़ा सा हम देखेंगे, ओवरकम करने के लिए आपको सिर्फ ये सेंसिटाइजेशन, आपकी एजुकेशन है, काउंसलिंग है और इन्फोर्समेंट है। अगर ये 3-4 चीज़ों में हम कामयाब हो गए लोगों को समझाने में, मेरे ख्याल में तो ये एक्सीडेंट रेशो जो कहते हैं कि 30,000 35,000 है, अगर उसी को थोड़ा सा एक बंदा बचाने में हम कामयाब हो गए, गोया हमने इंसानियत को बचाने में कामयाब हो गए। और ये आइडिया अगर अडॉप्ट किया गया, पाकिस्तानियों में ये शऊर इतना है, अगर वो ले लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो कामयाबी में हम कनार हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा डीएजी साहब, ये बताएं कि लाइसेंस का जो तरीक़ाकार है, हम आप लोगों के इनिशिएटिव से भी आते हैं, लेकिन लाइसेंस का जो तरीक़ाकार है देने का और जो क्राइटेरिया है बेसिकली है कि हम इस तरह से लाइसेंस देंगे कि जिसने ये चीज़ फुलफिल कर ली, ये क्राइटेरिया पर वो पूरा उतर गया, तो वो जो क्राइटेरिया हमने बनाया है वो ज़्यादा आसान नहीं है लाइसेंस लेने वाले के लिए, मुश्किल होना चाहिए उसको थोड़ा बहुत? मैम देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। आप देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हमारा जो मोटरवे का NHMP का जो लाइसेंस है वो इतना सिंपल तो ज़रूर है, चीज़ है कि आपको रोड हैज़र्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिविटी है ना जी, यू आर कैपेबल टू ड्राइव। हमारे पास तो आपको पता है इंस्टीट्यूट्स की ये पोजीशन है कि आपका ड्राइवर जो 2 नंबर, मतलब ये छोटा सा ड्राइवर होता है, वो एक्सीडेंट करते करते बेचारा खुद सीख के आके लाइसेंस ले लेता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या देखें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो मेरी है। अगर मैं उसमें नाकाम हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ। एक जॉइंट वेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, बिल्कुल सही, ये फेडरल गवर्नमेंट की है, ये मेरी है, मैं किसी और पे ब्लेम नहीं करता। यही चीज़ें अगर हम लोगों को वही एक फैसिलिटी एक्सटेंड कर देंगे, वो ट्रेंड हो जाएंगे, रोडों पे आ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग कराएंगे, तो मेरे ख्याल में एक्सीडेंट से रेशो वैसे ही कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सर, अब अपने ड्रोन्स के हवाले से बताइए, ड्रोन से किस तरह आप लोग मॉनिटर करते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सी शाहराहों पे आप लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैडम बहुत अच्छा सवाल है शिफा। एक चीज़ आपको बता दूं कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में से कराची ने लीड कर लिया। ये हमारा ही जोन था जो हमने ये इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हमारा मोटरवे की जो कैपेसिटी है वो 30,000 फॉर 24 आवर्स व्हीकल फ्लो होना चाहिए, और हमारे पास ये था 150,000। इसी सिचुएशन को हमें टैकल करने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन पे चले गए। उनकी मॉनिटरिंग ड्रोन के ज़रिए ये फर्स्ट ड्रोन चालान भी आपको बताया, ये हमारे M9 कराची में हुआ है। ये अल्लाह के फजल से हमने स्टार्ट किया। सब्सिक्वेंटली आइडिया तो IG साहब का ही था, ये पाकिस्तान मिनिस्टर साहब का आइडिया था, ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस सब्सिक्वेंटली हुआ भी है, वो ले भी लिया, इनिशिएटिव हमने किया, और ये कराची के लोगों ने डोनेशन पे हमें दे के ये चीज़ हमें हेल्प आउट किया, और उसने इतना सॉल्यूशन हमें दे दिया कि हमारे जितनी मॉनिटरिंग थी वो इतनी इफ़ेक्टिव हो गई है कि एक्सीडेंट्स का रेशो बिल्कुल कम हो गया। जब फिगर हम डिस्कस कर देते हैं हैरानगी हो जाती है कि इन चीज़ों को जो एप्लीकेशन ऑफ IT है या एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन जो कभी हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए या शादी ब्याह में इस्तेमाल होता था, आजकल वो हमारे मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और ड्रोन का तो कॉन्सेप्ट वैसे आपको पता है कि नेगेटिवली लिया जाता था, शायद ड्रोन हमले हो रहे हैं, आजकल वो आपके सिक्योरिटी के लिए, जानों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा हमने सिमुलेटर्स हैं हमारे पास, जिनको हमने अप्लाई करते हुए हमने कोशिश की है कि एक्सीडेंट रेशो कम हो जाए और हमारे ड्राइवर्स ट्रेंड हो जाएं और हमारे लोगों को बचाने। और ये कम्युनिटी पुलिसिंग की हाईएस्ट क्लाइमेक्स है जहां पे हमने टच करने की कोशिश की है। बिल्कुल सही है। सर, हमसफर ऐप के बारे में फाइनली बताइए, ये ऐप क्या करती है और लोगों को कैसे मदद फराहम करती है, आप लोगों का काम कैसे आसान करती है हमसफर ऐप आप लोगों की? देखिए हमसफर ऐप का ये है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप सिर्फ अपनी लोकेशन को, वहीं पे आपके पास आइकॉन आ जाता है, उसी पे सिर्फ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका लोकेशन डिटरमिन होगा। आपको मोटरवे पुलिस विद इन 6 मिनट्स आपको अप्रोच करेंगे, उनको कोई लोकेशन बताने की भी ज़रूरत नहीं है आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, आप सिर्फ उसमें लिखेंगे आई नीड हेल्प, या जो भी एक 1 लाइनर आप भिजवा दें, बाकी मैसेज ऑटोमेटिकली कंसर्न जितने भी मोटरवे पुलिस है वहाँ पे नियर बाय जितने हैं उनको क्लिक कर लेता है, वो रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, विद इन 6 to 8 मिनट्स वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। यही चीज़ें प्रैक्टिकली हम लेके मीडिया वालों को हम दिखा चुके हैं, इसमें ये प्रैक्टिकली ये चीज़ हो गया है। इसीलिए तो आपको पता है मोटरवे का एक इमेज बना हुआ है और हर बंदा कहता है कि ये दे आर हेयर टू हेल्प अस।
बिल्कुल जी। और हर बंदा ये भी कहता है कि हर सड़क की मोटरवे बना दें, कुछ इस किस्म का भी कोई मैकेनिज्म ले आए कि हर सड़क शहर के अंदर शहर के बाहर की मोटरवे बन जाए, ताकि उस पे कवानीन का जो इतलाक है वो भी सही तरीके से हो सके, लोग भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। क्योंकि आप लोग चाहे कोई माने ना माने, मोटरवे पुलिस का एक्टिविज्म ज़्यादा है बाकी पुलिस से हमारी, तो ये एक फैक्ट है जी। अगर लोग किसी से डरते हैं तो यानी कि वो काम ज़्यादा सही कर रहा है बनिस्बत दूसरे के। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो फिर जहाँ पर ज़्यादा इतलाक होता है, जहाँ पर जुर्माने होते हैं, जहाँ पर लोग ज़्यादा डर खौफ महसूस करते हैं, दैट इज़ मोटरवे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अली शेर जखरानी साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, DIG मोटरवेज एंड हाईवेज हमारे साथ मौजूद थे और रोड सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे थे। छोटी सी गलती हमारे, जिनसे मैंने ड्राइविंग सीखी थी, वो ड्राइवर हमारे कहा करते थे कि सिर्फ 10 सेकेंड का मार्जिन होता है, उस 10 सेकेंड में आपने कहीं नीचे देखा, इधर देखा और आगे आप गए, तो वो जो 10 सेकंड हैं उतनी देर के लिए भी अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन से और स्टीयरिंग व्हील से ध्यान ना हटाइए। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पर अपने आप को भी सख्ती से पाबंद कीजिए कि आप इस्तेमाल ना कर रहे हो। सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। हमें इस्लामाबाद वालों को ये एक प्रिविलेज है कि इतनी सख्ती से सीट बेल्ट का इतलाक किया जाता है और इतनी हमें जुर्माने हुए हैं कि आदी हो गए हैं। अब हम कहीं लाहौर जाएँ, पेशावर जाएँ, कराची जाएँ, जहाँ जाएँ हमारी सीट बेल्ट का हाथ ऑटोमेटिकली पीछे जाता है और वो हम बांध लेते हैं अपने साथ। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए और औरों का भी ख्याल रखिए। और इसी नोट के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।